अब मैंने आपसे कहा कि 28 राज्य और 8 यूटी हैं, कौन जनसंख्या में पहले पर है, कौन अंतिम पर है, कौन क्षेत्रफल में पहले पर है, कौन अंतिम पर है। राज्य यूटी दोनों की बात करी मैंने आपके सामने। लद्दाख के अंदर बात करी, लद्दाख कब बना, उसमें कितने जिले हो चुके हैं। पुदुचेरी में आपके 4 जिलों की बात कर चुके हैं हम लोग जो है। और अक्षांश देशांतर सीमा क्या-क्या है हमारी, नॉर्थ साउथ पॉइंट कौन-कौन से हैं, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन-कौन सा है, ईस्ट वेस्ट पॉइंट कौन-कौन से हैं, इनके बीच में दूरी कितनी है, कर्क रेखा कहां से निकलती है, जो मानक समय रेखा है वो कहां से निकलती है, कौन सी मानक समय रेखा है, ईस्ट और वेस्ट के जो पॉइंट है उनके बीच में गैप कितना है, ये सारी बातें दोस्तों हमारी कल हो चुकी है, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं हमारी सीमा। तो पहली बात तो सीमा दोस्तों मेरी नहीं है, सचिन की, ये ध्यान रखना है आपको ना, मैं भारत की सीमा की बात कर रहा हूं, ठीक है। सचिन वाली सीमा की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की सीमा की बात कर रहा हूं, ठीक है। लिखिएगा सीमा, लिखना बाउंड्री, लिखो बाउंड्री। ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से आपको सवाल निश्चित ही बनता है 100% दोस्तों। इसमें हम भारत की सीमा की बात भी करेंगे आपसे, इसके अलावा जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी बात भी करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, ध्यान से देखना इसको, क्वेश्चन को आपको, ठीक है। देखो एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो बेस बनाएगा। इतना कंटेंट एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ दोस्तों ना, एक्चुअली में एनसीईआरटी फैक्ट के हिसाब से नहीं होती, कंसेप्ट के हिसाब से होती है ना। एनसीईआरटी पढ़ने से आपकी सोच डेवलप होगी, फैक्ट तो मैं आपको लिखा ही रहा हूं, यहाँ पर दोनों को मिला दोगे तो सर्वश्रेष्ठ कंटेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखो भारत की कुल बाउंड्री की बात करें, कुल सीमा की बात करो आपकी, तो 22,716.6 किलोमीटर आपके भारत की कुल बाउंड्री, जिसमें स्थलीय बाउंड्री भी आती है और जलीय बाउंड्री वो भी उसके अंदर आएगी, ठीक है। टोटल बाउंड्री हमारी 22,716.6 किलोमीटर कितनी है, टोटल बाउंड्री हमारी, कुल सीमा कितनी है भारत की, तो कुल है 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। अब दोस्तों इसमें वो सीमा भी शामिल है, इसमें वो बाउंड्री शामिल है जिसमें केवल स्थल आता है, मतलब लैंड पार्ट आता है, जल से सीमा नहीं बनाता, उसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। वो है हमारी 15,200 किलोमीटर कितनी है, तो बात करूं आपसे, जो हमारी स्थलीय सीमा है ना, जो हमारी लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी हमारी स्थलीय सीमा है दोस्तों ना। और इसके अलावा पूछूं आपसे, हमारी तटीय सीमा कितनी है, मतलब कि जिसकी जो बाउंड्री हमारी जल से लगती है वो कितनी है हमारी, तो वो ध्यान रखिए कितनी है, वो टोटल हमारी आपके 7,516.6 किलोमीटर है। अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 15 और 7 22 आ जाएगा, और 200 और 500 700 आ जाएगा, और 16 का 16 आ जाएगा, और 6 का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर इतनी हमारी सीमा कुल आने वाली है, ठीक है। तो स्थलीय सीमा दोस्तों पूछूं आपसे, देखिए एक बार तो मैप में देखिए, आप मैप में देखिए, यहाँ पर देखिए गौर से दोस्तों, आप यहाँ पर आपको तो नजर आएगा, यहाँ पर रसगुल्ला कौन है, यहाँ पर आपका अरब सागर है, ठीक है। यहाँ पर अरब सागर और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, कौन है, बंगाल की खाड़ी है ना। सवाल यहाँ पर यह है कि तो यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ठीक है। मतलब गुजरात जो है, यहाँ से सीमा जो है वह जलीय सीमा है, ठीक है। और यहाँ से जो सीमा है आपकी, वो है आपकी बंगाल की खाड़ी की सीमा, मतलब ये भी आपकी जलीय सीमा है, ठीक है। यह भी जलीय है तो यह भी जलीय, ठीक है। अब दोस्तों स्थल की बात करूं आपसे, तो इसके ऊपर वाली जो सीमा है कौन सी, स्थलीय सीमा, ठीक है। इसके ऊपर वाली जो सीमा है आपकी वो स्थलीय सीमा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपके लैंड पार्ट, इधर आपके पाकिस्तान देश है, ऊपर चीन है, तो यहाँ पर आपका नेपाल है, यहाँ नेपाल है, यहाँ आपका भूटान है, यहाँ आपका चीन है, यहाँ पर म्यांमार है, और यहाँ पर कौन है, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी बाउंड्री होगी, स्थलीय बाउंड्री। मैंने आपसे ये कहा दोस्तों, यह कितनी बाउंड्री है, यह है 15,200 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों मैंने आपसे कहा, तो नीचे वाली जो बाउंड्री आपकी जलीय बाउंड्री है वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें भी दो भाग है, एक तो दोस्तों वो जो मुख्य भूमि है हमारी, जो गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जो मुख्य भूमि हमारी, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। एक दोस्तों बहुत सारे आइलैंड भी है, यहाँ देखो अंडमान निकोबार, ये भी भाई स्थलीय, ये भी दोस्तों हमारी जलीय सीमा में आएगा। लक्षद्वीप दोस्तों आपके ये भी किसमें आने वाला है, जलीय सीमा में आने वाला है। तो जो हमारा द्वीपीय जो सीमा है वो भी इसमें शामिल है, और जो ये जलीय सीमा जो हमारी मुख्य भूमि वाली सीमा है वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसको दो भाग में आपको डिवाइड कर देना है, देखिएगा इसको दो भाग में डिवाइड कीजिएगा। ये दो भाग में डिवाइड होगी, एक तो होगी जो मुख्य जलीय सीमा है, जो मुख्य भूमि की जलीय सीमा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। मतलब दोस्तों आपकी जो 9 स्टेट है ना, जो 9 राज्य बाउंड्री बनाएंगे उसकी बात करेंगे हम यहाँ पर ना। और एक होगी कौन सी आपकी, जो द्वीपीय सीमा होगी, मतलब जहाँ पर द्वीप जो है आइलैंड है, उस द्वीपीय सीमा की बात करेंगे हम ना, जो आइलैंड वाली बाउंड्री है उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों जो मुख्य भूमि वाली सीमा है वो कितनी है हमारे पास में, वो हमारे पास में 6100 किलोमीटर, ठीक है। ये कितनी हमारे पास में 6100 किलोमीटर। अगर दोस्तों इतनी टोटल है उसमें से ये वाली निकाल दूंगा तो कौन सी आएगी, ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो पॉइंट अगर पूछूं आपसे तो 0.6 हो गया, और 16 का 16 हो गया, 5 1 4 हो गया है, 7 5 1 हो गया है, तो 1416.6 किलोमीटर जो है वो हमारी द्वीपीय सीमा, जिसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वो सब शामिल है, ठीक है। शायद ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर है, उसमें से स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, तो स्थल से बाउंड्री बनाने वाले राज्य आपके, और इसके अलावा तटीय सीमा आपकी 7,516.6 किलोमीटर है। यह दो भाग में डिवाइड दोस्तों आपकी, जो 9 राज्यों की जो बाउंड्री मुख्य भूमि जो वाली बाउंड्री है वो 6100 किलोमीटर है, बाकी जो आइलैंड वाली जो द्वीपीय वाली बाउंड्री अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वाली वो 1416.6 किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका मामला होना चाहिए, इसमें क्रिस्टल क्लियर आपका मामला इसमें होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो ये स्थलीय सीमा है इसमें कितने राज्य दोस्तों आते हैं, देखिएगा इसमें 16 राज्य आते हैं। अभी बताऊं कौन से, ठीक है। 16 राज्य इसमें आते हैं और 2 यूटी इसमें आते हैं, ठीक है। 16 राज्य और 2 यूटी जो है वो स्थलीय सीमा बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप देखो पहले आप ये देख लीजिए कि भाई कौन कौन से आपके जलीय सीमा बनाने वाले राज्य उनकी चेक करते हैं, ठीक है। शायद ये तो नहीं दिख रहा होगा आपको, ये साफ दिख जाएगा आपको ना, शायद ये वाला मैप आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। हम तो इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये साफ दिख रहा है, तो चलो बेटा इसकी बात करते हैं ना। सबसे पहले दोस्तों हम बात किसकी करेंगे, सबसे पहले हम जो है जलीय सीमा की बात करते हैं, कौन कौन से राज्य हैं जलीय सीमा बनाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ शुरुआत दोस्तों होती है हमारी गुजरात से, ठीक है। तो पहला स्टेट गुजरात आता है, ठीक है। दूसरा स्टेट कौन सा, महाराष्ट्र आता है। अपने मैप में आप भी बोला करते चलना, ठीक है। तीसरा स्टेट गोवा आएगा, चौथा स्टेट कर्नाटक आएगा, पांचवा स्टेट केरल आएगा, छठा स्टेट तमिलनाडु आएगा, सातवां स्टेट आंध्र प्रदेश आएगा, आठवां स्टेट उड़ीसा आएगा, नवा स्टेट आपके पश्चिम बंगाल आएगा। तो कुल मिलाकर ये 9 स्टेट जो है वो बाउंड्री बनाएंगे ना, कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सवाल कौन कौन से बन सकते हैं, कितने राज्य भारत में तटीय सीमा बनाते हैं, तो 9 राज्य भारत में कोस्टल सीमा बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। सेकंड दोस्तों क्या तेलंगाना सीमा बनाता है, तो नहीं साथियों, तेलंगाना दोस्तों यहाँ पर है, ये रसगुल्ला तेलंगाना से आपके, तेलंगाना यहाँ पर, तेलंगाना यहाँ पर है, और ये आपके लैंडलॉक स्टेट है, इसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, इसकी सीमा लगती है यहाँ पर, तो तेलंगाना तटीय सीमा नहीं बनाता, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, तो वो लिखना किसकी, आपकी नंबर फर्स्ट पे गुजरात कौन है, नंबर फर्स्ट गुजरात। लेकिन आजकल ये सवाल पूछना उसने बंद कर दिया, ठीक है। सवाल दोस्तों पूछा नंबर 2 पे कौन सा, आंध्र प्रदेश कौन है, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, और नंबर 3 पे कौन है आपके, तमिलनाडु, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पे गुजरात है, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश है, नंबर 3 पे तमिलनाडु, ठीक है। सबसे कम पूछो किसकी, गोवा की, सबसे कम किसकी है, गोवा की है भाई, क्षेत्रफल में सबसे कम गोवा ही है दोस्तों, गोवा की सबसे कम तटीय सीमा, आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके ऊपर बनने वाला है, मैंने आपसे कहा कि भाई कौन कौन से राज्य दोस्तों आपके, देखो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर आपका पाकिस्तान कौन है, यहाँ पाकिस्तान, और
और यहाँ पर कौन आपके, यहाँ पर हो गया अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हो गया आपका कौन आपके चाइना, ठीक है, यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान है ना, यहाँ बांग्लादेश और यहाँ हो गया म्यांमार। सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई इन राज्यों, इन देशों से बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कितने हैं? चलिए दोस्तों काउंट करते हैं, देखिएगा काउंट करते हैं। देखिए दोस्तों पहला स्टेट दोस्तों आपके देखो गुजरात, दोस्तों यहाँ तक तो पानी में, ठीक है, गुजरात यहाँ तक पानी में, और इसके ऊपर गुजरात जो किसमें आपके वो है किसके अंदर, लैंड में, ठीक है, मतलब स्थलीय सीमा के अंदर है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, शुरुआत यहीं से होगी, शुरुआत गुजरात से होगी, ठीक है, वही गुजरात का कुछ पार्ट पानी के अंदर, कुछ पार्ट किसमें आपके वो आपके स्थलीय बाउंड्री के अंदर, ठीक है। इसके बाद साथियों राजस्थान आएगा, ठीक है, उसके बाद तो पंजाब आएगा, हरियाणा नहीं आएगा, हरियाणा लैंड लॉक है, पंजाब आएगा दोस्तों ना, इसके ऊपर जम्मू कश्मीर आएगा, ठीक है, इसके बाद लद्दाख आएगा। भाई बाउंड्री लगी ना किसके किसके साथ है वो आगे बढ़ेंगे, एक बार हम पढ़ रहे हैं बाउंड्री लगाने वाले राज्य कौन कौन से, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो बिहार, इसके बाद पश्चिम बंगाल, देखो इसकी बाउंड्री भूटान से लग रही है, ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा तो पानी से लग रहा है, कुछ हिस्सा आपके ऊपर से बांग्लादेश से भी लग रहा है, ठीक है, इसके अलावा सिक्किम, इसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तो ये सारे स्टेट आपके हमारे स्थलीय सीमा के अंदर। एक बार चेक करते हैं कितने हुए दोस्तों, देखो 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3, ये दोनों आपके कैंसिल, ये दोनों आपके यूटी हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो आपको 16 राज्य नजर आ रहे हैं, साथ में 2 यूटी आपको नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। फिर देख लीजिए गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, हिमाचल 4, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 6, बिहार 7, सिक्किम 8, अरुणाचल प्रदेश 9, असम 10, नागालैंड 11, मणिपुर 12, मिजोरम 13, त्रिपुरा 14, मेघालय 15, पश्चिम बंगाल 16, तो 16 प्लस 2 आपको ध्यान रखना है। एक बार सारी बातें लिख लीजिए, फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आप वापस यहाँ पर लिखिए स्थलीय सीमा, इन 16 के नाम लिख लो आप, तो क्रम से लिखना, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा ना। सबसे पहले कौन आया, गुजरात, फिर कौन आया, राजस्थान, फिर कौन आया, पंजाब, फिर कौन आ गया आपका, फिर लिखिए जम्मू कश्मीर है ना, फिर आया लद्दाख, ठीक है, फिर लिखिए आप हिमाचल प्रदेश, फिर लिखिए उत्तराखंड, फिर लिखिए उत्तर प्रदेश, फिर लिखिए आप लोग बिहार, देखो बिहार, फिर लिखिए आप लोग सिक्किम, देखो सिक्किम, फिर लिखिए असम, फिर लिखिए आप लोग अरुणाचल प्रदेश, फिर लिखिए नागालैंड, फिर लिखिए मणिपुर, फिर लिखिए मिजोरम, फिर लिखिए आप लोग त्रिपुरा, फिर लिखिए मेघालय, और लास्ट लिख दीजिए कौन सा, पश्चिम बंगाल। तो काउंट कर दीजिए कितने हो गए। देखो राज्यों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो 16 राज्य हो गए, और जम्मू कश्मीर लद्दाख आपके 2 यूटी हो गए, ठीक है। ये तो हो गई हमारी स्थलीय सीमा, ठीक है। अब लिखिए आप लोग लिखना जलीय सीमा, पहले लिखो आप लोग तटीय सीमा, कोस्टल लाइन, इसमें कितने राज्य हो गए, 9 राज्य। कौन कौन से 209 राज्य आपके लिखिएगा, लिखिए गुजरात नंबर 2, महाराष्ट्र नंबर 3, गोवा नंबर 4, तमिलनाडु सॉरी केरल सॉरी कर्नाटक नंबर 4, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल लिखिएगा, तमिलनाडु, फिर लिखिए आंध्र प्रदेश, फिर लिखिए आप उड़ीसा, और लास्ट लिखिए आप पश्चिम बंगाल, ठीक है। अभी सवाल बताएं कैसे पूछता है, एक बार लिख तो लो, कंटेंट तो लिखो। अच्छा पूछूं आपसे सर्वाधिक सीमा किसकी लिखना, तो आप टॉप 3 लिख लो, आजकल पहला तो नहीं पूछता है, दूसरा पूछता है लिखना आंध्र प्रदेश, और नंबर 3 कौन है, तमिलनाडु, तो आप टॉप 3 ध्यान रखना, ठीक है। और न्यूनतम किसकी है, गोवा की, न्यूनतम में गोवा हो गया, ठीक है। सर्वाधिक गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और न्यूनतम में कौन होगा आपके, गोवा हो गया। एक तेलंगाना की नहीं लगती, ठीक है, तेलंगाना की बाउंड्री, तेलंगाना की समुद्री सीमा, तेलंगाना की समुद्री सीमा जो है वो नहीं लगती, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल दोस्तों बहुत सारे बनेंगे यहाँ पर, ध्यान से सारे सवाल सुन लीजिए, फिर हम दोस्तों क्या करेंगे, फिर हम जो है उसके बारे में लिख लेंगे, ठीक है। देखिए पहला सवाल दोस्तों आपके सामने, ऐसे कौन से राज्य हैं जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और आपके जलीय भी बनाते हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं जो स्थलीय लैंड पार्ट से भी लगते हैं और जलीय वाटर पार्ट से भी लगते हैं, ऐसे दोस्तों राज्य कितने हैं, अपनी खोपड़ी चलाओ और चेक करो यहाँ पर। वह दोस्तों राज्य कौन से, इसमें 2 टाइप के बोले, भाई मैंने पहले बनाया ब्लैक बोला जिसमें क्या था, तटीय सीमा वाला बोला था, फिर मैंने ऊपर बनाया रेड बोला है ना, वो कौन सा, स्थलीय वाला। तो ऐसे कौन से राज्य से 2 बोले, और दोनों बोले उसमें है, तो मतलब दोनों से हमारे साथ बनाएगा गुजरात, चेक करो नंबर 1 गुजरात, यहाँ पर दोनों बोले आपको नजर आएंगे, यहाँ पर जलीय वाला बोला भी है और यहाँ पर स्थलीय वाला बोला दोस्तों ना। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल, 2 बोले आपको नजर आएंगे, तो गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जो कि स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों, ऐसे कितने राज्य हैं जो कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं, ना स्थलीय और ना जलीय दोस्तों, जिनमें बोले नहीं किए वो सारे होंगे, चेक करो कौन कौन दोस्तों आपके, देखो एक हो गया मध्य प्रदेश, इसकी कोई भी बाउंड्री किसी से नहीं लगती, ठीक है। छत्तीसगढ़ दूसरा हो गया, झारखंड नंबर 3 दोस्तों, तेलंगाना नंबर 4, हरियाणा नंबर 5, तो 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी कोई भी बाउंड्री नहीं लगती, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार दोनों पॉइंट लिखो आप मेरे साथ में, लिखो नोट, लिखो पहला पॉइंट, स्थलीय और जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से, लिखो गुजरात, और नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर सेकंड लिखना ना स्थलीय और ना जलीय सीमा, दोनों में से कोई भी बाउंड्री नहीं बनाते, ठीक है। स्थलीय तो मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है, इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये लिख लो सीधा इसको, अगर आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जलीय सीमा बनाने वाले राज्य, ठीक है, ना अंतरराष्ट्रीय और ना जलीय सीमा। ऐसे कितने राज्य, ऐसे 5 राज्य, वो 5 राज्य कौन कौन से, तो लिखिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, और नंबर 5 लिख दीजिए आपके तेलंगाना, ठीक है।
तो सीमा बाउंड्री में ये सारे सवाल आपके एग्जाम में बन जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बाउंड्री में ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछ लेता है, कहीं ना कहीं आपको फंसा के पूछ लेगा, ठीक है। ये तो दोस्तों हमारी अंदर की बाउंड्री हो गई। अब बात करते हैं जो मैंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, वो देश कौन कौन से हैं, और यहाँ से हर एग्जाम में आपको सवाल मिल ही जाएगा। अभी तो हमने भारत की बाउंड्री की बात कर ली, अब भारत की बाउंड्री से जो राज्य लगे, देश लग रहे हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों विश्व का भूगोल में याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि जो भारत के आसपास वाले देश हैं उनकी बात जो है भारत के भूगोल में करेंगे, तो वो आज यहाँ पर करने वाले, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले दोस्तों आप जो है एक बार इस वाले मैप को देखिए, ध्यान से देखना, सारे सवालों का आंसर इसी में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे आसपास कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, देखिए यहाँ पर कौन है आपके, तो यहाँ पर हो गया आपका कौन, पाकिस्तान। यहाँ कौन है, यहाँ हो गया अफगानिस्तान। यहाँ कौन है, तो यहाँ हो गया आपका चाइना। यहाँ कौन है, यहाँ म्यांमार। यहाँ कौन है, बांग्लादेश। यहाँ भूटान, यहाँ नेपाल, नीचे है श्रीलंका, इधर है मालदीव। ये कुछ इस प्रकार से आपकी बाउंड्री बनी हुई है। भारत के आसपास वाले जो देश हैं उनकी बाउंड्री कुछ दोस्तों इस प्रकार है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई सर्वाधिक बाउंड्री बनाने वाला, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो नंबर फर्स्ट आता है बांग्लादेश। कौन आता है, नंबर फर्स्ट पाएगा बांग्लादेश। नंबर 2 पे कौन दोस्तों आने वाला है, नंबर 2 पे आएगा आपका चीन। कौन आएगा, चीन, ठीक है। नंबर 2 पाएगा आपका चीन। नंबर 3 दोस्तों कौन आएगा आपके, नंबर 3 आएगा पाकिस्तान। कौन आएगा, पाकिस्तान। नंबर 4 पूछो आपसे कौन होगा आपके, नंबर 4 होगा आपका नेपाल। कौन होगा, नेपाल, ठीक है। नंबर 6 की बात करूं आपसे, नंबर 6 दोस्तों आपके म्यांमार। कौन होगा, म्यांमार। नंबर 7 कौन होगा आपके भूटान। नंबर 8 कौन होगा आपके अफगानिस्तान। तो इस 8 आपके जो है 8 जो स्तरीय सीमा बनाने वाले देश है उनका क्रम आपके सामने यहाँ पर, इस क्रम को मैं आपको लिखवा भी दूंगा। इसकी ट्रिक है कि बचपन में बीए किया, वो उसकी ट्रिक है, वो भी आपको लिखा दूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इनसे बाउंड्री बनाने वाले राज्य कौन कौन से, एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर मैं आपको इसको लिखा दूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम जो है सर्वाधिक बाउंड्री वाले शुरू करते हैं बांग्लादेश, ठीक है। देखो बांग्लादेश से बाउंड्री, अच्छा एक बार हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा सारे के सारे राज्य, उससे थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए एक बार आप जो मैंने कहा है इसको लिख लो ना, लिखो इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, देखो इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा लिखना। बचपन में, देखो बचपन में भी है, देखो बचपन में भी है, देखो बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चाइना, पी फॉर नल्ला पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान, ठीक है। हाँ केवल दोस्तों इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मालदीव और श्रीलंका की बात अलग से करेंगे ना। तो बचपन में भी है तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। कभी सवाल पूछा आपसे सर्वाधिक बाउंड्री किस देश की है, तो बांग्लादेश की है ना। सर्वाधिक किसकी है, बांग्लादेश की। और न्यूनतम किसकी है, तो न्यूनतम है आपके अफगानिस्तान। ये क्रम है, ठीक है, ये क्रम है बेटा, सर्वाधिक बांग्लादेश की और न्यूनतम किसकी, अफगानिस्तान की। ये सही क्रम मैंने आपको बनाया, ठीक है। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं कहां से, सबसे पहले लिखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश। देखिए यहां पर देखो बेटा, एक बार इसको मैं साफ कर देता हूं, देखो बांग्लादेश दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये है बेटा बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। ये है बांग्लादेश। पहला सवाल दोस्तों, इससे सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से, देखो नंबर फर्स्ट पश्चिम बंगाल, नंबर सेकंड दोस्तों आपके मेघालय, नंबर थर्ड देखो यहाँ से असम आ रहा है, और असम से यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। दो साइड से असम बना रहा है, ठीक है। नंबर थर्ड हो गया असम, नंबर 4 त्रिपुरा, और नंबर 5 मिजोरम। यह है पूरा बांग्लादेश, ये पूरा बांग्लादेश, ठीक है। तो अगर पूछो आपसे बाउंड्री कौन कौन बना रहा है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्य से बाउंड्री बना रहे हैं। पूछा आपसे कुल बाउंड्री कितनी, आपकी कुल बाउंड्री है 4096 किलोमीटर, ये कुल सीमा अंतरराष्ट्रीय। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक बाउंड्री किससे लग रही है दोस्तों आपके, तो जो पश्चिम बंगाल है इसकी सर्वाधिक बाउंड्री लग रही है, आपको ध्यान रखना है। अगर सवाल पूछा आपसे 3 और से पानी से कौन घिरा हुआ है, और 3 और से बांग्लादेश से कौन घिरा हुआ है, देखो यहाँ से, देखिए यहाँ पर ये त्रिपुरा है दोस्तों ना, देखो 1 2 और 3, 3 और से त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। सवाल पूछे दोस्तों आपसे त्रिपुरा और अगरतला दिख रही है, दोस्तों राजधानी त्रिपुरा, अगरतला दिख रही है, और बांग्लादेश, इनके बीच जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं शून्य रेखा, क्या बोलते हैं, जीरो लाइन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोलते हैं, जीरो लाइन, शून्य रेखा बोलते हैं। बाकी दोस्तों बांग्लादेश के बारे में आप जानते हो कि हमने इसको आजाद करवाया था 1971 में, कब 1971 दोस्तों हमने इसको आजाद करवाया था। आपको याद होगा दोस्तों वो कहानी कि जब शेख मुजीबुर रहमान साहब, जो कि बांग्लादेश दोस्तों जिनकी पार्टी का नाम आवामी पार्टी था, और शेख मुजीबुर रहमान को लीड कर रहे थे, जिनको बंधु कहते हैं वहां पर, क्योंकि इस बार महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के लिए सुना रहा हूं, ठीक है। तो भारत के पास आते हैं इंदिरा गांधी, समय हमारी पीएम होती है, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है, तो भारत की पीएम कहते हैं कि ठीक है हम आपका सपोर्ट करेंगे, अगर आप चाहते हो तो हम आपको अलग कर देंगे, ठीक है। तो बात है 16 दिसंबर 1971, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच युद्ध हो रहा है, मतलब वो बांग्लादेश तो क्या हो रहा है, भारत के साथ ही हो रहा है। भारत ने पाकिस्तान को हराया, बुरी तरह से हराया था, और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया, और शेख मुजीबुर रहमान साहब उसके पहले क्या बनते दोस्तों, राष्ट्रपति बनाए गए, तो उसमें आपके जिन्हें बंधु कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले जो उनकी बेटी थी, जिनका नाम था आपके वो जुल्फा वाली, जो थी शेख हसीना, जो थी आपके, आप जानते हो लंबे टाइम से बांग्लादेश की राजनीति में सत्ता में थी, वो प्रधानमंत्री थी लंबे टाइम से। लेकिन दोस्तों वहां पर जो छात्र जो उनका असंतोष उत्पन्न हो गया वहां पर, क्योंकि वहां दोस्तों जो 1971 की जो इंडिपेंडेंस में शामिल हुए थे ना लोग, उनके परिवार वालों को रिजर्वेशन वहां पर अभी तक चल रहा है, तो इसका विरोध वहां पर जो नए छात्र वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो वैसे रोजगार नहीं, दूसरा आपके रिजर्वेशन और दे रहे हो, ठीक है। और तो ये रिजर्वेशन वाला जो बॉम्ब था वो फूट गया वहां पर, वहां के जो छात्र युवा हैं वो शेख हसीना के घर में घुस गए भाई साहब, वहां के स्विमिंग पूल से नहाकर आते हैं, वहां की पार्लियामेंट में जाकर फोटो खिंचवाते हैं, अंदर घुस गए उसके अंदर, वहां आराम से बैठ गए दोस्तों। मतलब वहां पर शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वो देश से भागकर भारत आ गई दोस्तों, और यहाँ से वो यूरोप चली गई, पर शेख हसीना देश छोड़ के भाग चुकी है, और वहां पर अंतरिम सरकार बनी है, और उसके हेड आपके एक नोबेल प्राइज विनर आपके मोहम्मद यूनुस जो है उनको बनाया गया, ठीक है। तो आइए एक बार नोट करते हैं इनके बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बांग्लादेश, पहली बात तो सीमा कितनी है इसकी, 4096 किलोमीटर जो है ये इसकी सीमा है।
कितनी है 4096 किलोमीटर, ये इसकी बाउंड्री आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इससे सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से लिखिएगा, पश्चिम बंगाल, नंबर 2 नंबर सेकंड लिखिए आपकी पश्चिम बंगाल, लिखो असम, लिखो मेघालय, लिखो त्रिपुरा और लिखो मिजोरम। ये 5 बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है। तो बांग्लादेश से बाउंड्री बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी, 5 है। पूछूं आपसे सर्वाधिक बाउंड्री किसके साथ, आपके सर्वाधिक बाउंड्री जो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पूछे आपसे 2 बार सीमा कौन बना रहा है आपके, तो 2 बार सीमा बना रहा है असम, ठीक है। पूछे आपसे 3 ओर से कौन घिरा हुआ है, तो 3 ओर से त्रिपुरा, 3 ओर से कौन घिरा है, त्रिपुरा घिर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई साहब त्रिपुरा और जो बांग्लादेश है इनके मध्य सीमा क्या है, जो सीमा इसके मध्य है उसे बोलते हैं जीरो लाइन, शून्य सीमा, जीरो लाइन कहते हैं, ठीक है। किसके मध्य है ये, त्रिपुरा और जो बांग्लादेश है उसके मध्य जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं आपकी जीरो रेखा या फिर शून्य जीरो लाइन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों लिखिएगा 16 दिसंबर 1971 को शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बंधु कहते हैं, इनके नेतृत्व में बांग्लादेश को आजाद करवाया गया, इनके नेतृत्व में बांग्लादेश को आजाद करवाया गया और इसे बोलते हैं ऑपरेशन विजय। क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेशन विजय कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1971 में बांग्लादेश आजाद होता है और फिर दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ की जो पीएम है इसका नाम क्या है, शेख हसीना जिनका नाम था, वो यहाँ से देश छोड़ के भाग जाती है ना, ये पीएम पद से अभी हाल ही में रिजाइन करती है, जो कि उन्हीं की बेटी किसकी, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। मतलब दोस्तों कितना आक्रोश जनता में आ चुका है, देखिए आप सब, जो उनके लिए भगवान की तरह थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने उस देश को आजाद करवाया दोस्तों, जिनको बंधु कहते हैं, जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी आपकी इंडिपेंडेंस वाली सो, आज दोस्तों उनकी जो मूर्ति है उसको ये लोग इन्होंने गिराया दोस्तों ना, मतलब दोस्तों उस मूर्ति के ऊपर बाथरूम किया बांग्लादेश के युवाओं ने। आक्रोश अपनी जगह पर, आपके आदर्श आपका इतिहास अपनी जगह, आप अपने इतिहास को कभी भुला नहीं पाओगे, आपके इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में इस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। हो सकता है आपकी नाराजगी इनसे हो, पर दोस्तों ये तो इतिहास है ना, अगर आप इतिहास के ऊपर बाथरूम करते हो तो इसे क्या मैसेज जाएगा पूरे विश्व के अंदर। फिर भी ठीक है, क्योंकि तो भीड़ का चेहरा तो होता नहीं, आप जानते हो, और उस भीड़ का फायदा कौन उठाता है, जो विपक्ष में बैठा जो होते हैं ना वो उठाते हैं ना, भाई सरकार है उनके खिलाफ आक्रोश कर रही है भीड़ आपकी, तो उस भीड़ का फायदा कौन उठाएगा, जो राजनीति में बैठे हुए लोग हैं वो उठाते हैं, ऐसा आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पर भी मिला दोस्तों। अब नए पीएम कौन बने, यहाँ पर यहाँ के न्यू पीएम कौन बने, यहाँ के न्यू पीएम आपकी जो है जो अंतरिम सरकार बनी है, जो अंतरिम सरकार बनी है अभी, इसके हेड कौन बने, तो वो बने कौन आपके मोहम्मद यूनुस, ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, वो तो पहले भी लिख चुके हैं, पर ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक आपके क्षेत्र था जो कि दोस्तों भारत का था पर था बांग्लादेश के अंदर, बहुत दोस्तों विवाद हुआ उस पॉइंट को लेकर, उसको बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। तो भारत ने 16वां संविधान संशोधन किया और वो क्षेत्र किसको, जो बांग्लादेश है उसको दे दिया विवाद को समाप्त करने के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए मेरे साथ में, देखो विवाद, पहला विवाद था आपके 3 बीघा कॉरिडोर, तो ध्यान रखना आपको, ये 16वां संविधान संशोधन किया हमने और इसके द्वारा जो हमने ये 3 बीघा जो कॉरिडोर आपके वो बांग्लादेश को दे दिया, जिससे ये विवाद समाप्त हो गया, ठीक है। नंबर सेकंड लिखिए विवाद आपके तिस्ता नदी जल विवाद, तिस्ता नदी जल विवाद। नंबर थर्ड लिखिए फरक्का बांध विवाद। दोस्तों नदी आपकी गंगा नदी है, भारत से बांग्लादेश के अंदर जा रही है, ठीक है। और जो बांग्लादेश में जा रही होती है उससे पहले उसके ऊपर एक बांध बना फरक्का बांध, सुना। तो बांग्लादेश कभी कभी कहता है कि भाई इस बांध में जब पानी एक्स्ट्रा होता है तो ये बांध खोल देते हैं, जिससे बांग्लादेश में बाढ़ जाती है, पानी कम होता है तो बांध खोलते नहीं है। ये दोस्तों विवाद हर किसी देश के मध्य चलेगा, पानी का विवाद जो ऊपर होगा ना, जो पहले होगा वो लीड करेगा दोस्तों। जैसे भारत और चीन के मध्य विवाद है, मैं दिखाऊंगा आपको, भारत चीन के मध्य विवाद आपके वो भी यही विवाद है कि जब पानी अधिक आता है तो चीन जो है अपना बांध खोल देता है और भारत के जो असम है वहां पर बाढ़ आ जाती है। आप हर साल देखना आपको अखबार में असम में बाढ़ आपको मिल जाएगी। उसका एक बड़ा कारण चीन जो है वो दोस्तों आपकी वाटर डिप्लोमेसी है, जो पानी की जो कूटनीति उसका यूज करता है। यही काम दोस्तों आपके बस भारत पाकिस्तान के साथ नहीं करता है, मैं फिर कह रहा हूँ भारत ऊपर है पाकिस्तान के मामले में, पर भारत फिर भी इस तरह की डिप्लोमेसी का यूज नहीं करता है। भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद होता है, भारत चीन के मध्य विवाद होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा फरक्का बांध विवाद। नंबर 4 लिखिए आप, नंबर 4 लिखिए आप तिस्ता फरक्का 3 बीघा कॉरिडोर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 3 मुख्य विवाद जो है वो इनके बीच में, ठीक है। ये 3 मुख्य विवाद आपके इनके बीच में है। चलिए नंबर 2 लिखिएगा, नंबर 2 हो गया चीन, नंबर 2 लिखिए चीन। देखो पहली बात, चीन से बाउंड्री बनाने वाले दोस्तों आपके स्टेट कौन कौन से हैं, पहले तो हम वो देख लेते हैं, ठीक है। चीन से बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कौन कौन से हैं, पहले आप वो देख लीजिए मेरे साथ में। देखिए बेटा, सबसे पहले दोस्तों चीन कहां पर है, चीन की लोकेशन यहां पर है, ये पूरा चीन, ठीक है। अच्छा कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, देखो एक यूटी आगे लद्दाख पहले तो, फिर हिमाचल राज्य आगे, उत्तराखंड दूसरा राज्य आगे, उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, बीच में नेपाल आ गया, तो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री चीन से नहीं लगेगी, ठीक है। बिहार की भी दोस्तों नहीं लगेगी ना क्योंकि नेपाल आ गया, ठीक है। सिक्किम नंबर 3 राज्य आ गया, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम, ठीक है। वही दोस्तों आपके यहाँ पर आ गया भूटान, ठीक, इससे भी लगने वाला, ठीक है। यहाँ दोस्तों कौन आपके यहाँ पर आ गया अरुणाचल प्रदेश, कौन आ गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 राज्य 1 यूटी, तो लिखिएगा, लिखो 4 राज्य प्लस 1 यूटी। 4 राज्य कौन कौन से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और यूटी कौन सा है, लद्दाख। तो 4 + 1 जो है वो हो गया चाइना, 4 + 1 हो गया चाइना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख आपका अलग से यूटी के फॉर्मेट दोस्तों उसमें हो गया, ठीक है। इसकी सीमा की बात करूं आपसे तो लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास है, 3488 किलोमीटर लिखी होती है, कोई पूछता नहीं है, फिर भी लगभग लिख दीजिए आप, 3488 किलोमीटर, ये लगभग है, ठीक है। कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, लगभग है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों हुआ क्या था आपके कि पहले दोस्तों हमारे संबंध इससे बहुत अच्छे थे ना, एक नारा था हिंदी चीनी भाई भाई, और जो हमने इसके साथ में आपके पंचशील एग्रीमेंट भी किया था 1954 के अंदर, देखिएगा।
तो चीन और भारत के बीच दोस्तों आपके सबसे पहले एक रेखा थी 1914 में आई थी। कब आई थी? 1914 में आई थी और उसका नाम क्या था? उसका नाम था मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर थी, जो कि आपकी यहाँ पर थी। ये थी रसगुल्ला मैकमोहन रेखा, ठीक है, ये थी मैकमोहन रेखा। इससे ऊपर चीन था, इसके नीचे भारत था। मतलब दोस्तों जो मैकमोहन रेखा है इसके अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का हिस्सा है। वैसे भी अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है, पर वो इस रेखा से तय हुआ था। ये बात सब कुछ रसगुल्ला ठीक ठाक चल रहा था। अभी दोस्तों हमारी लड़ाई नहीं हुई चीन से इस मुद्दे पर ना, हिंदी चीनी भाई भाई चल रहा है, वन सीन दोस्तों एग्रीमेंट हुआ। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ? 1959 आपके यहाँ पर स्थान है तिब्बत, यहाँ पर तिब्बत दोस्तों स्थान, ठीक है, यहाँ के धर्म गुरु थे दलाई लामा, दलाई लामा, ठीक है। ये दोस्तों भागकर कहाँ गए? ये भागकर हमारे हिमाचल प्रदेश में आ गए दलाई लामा। चीन ने कहा हमसे कि भाई इसको शरण मत देना क्योंकि हमारे खिलाफ है। चीन ने हमसे कहा कि शरण मत देना, ये हमारे खिलाफ है। भारत ने कहा कि भाई जो भारत में आएगा वो भारत के लिए अतिथि होगा और ये भारत का इतिहास है कि भारत उसको शरण देगा। तो भारत ने दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश वहां पर जो है धर्मशाला स्थान जो है वहां पर शरण दी थी। इस बात से खपा कौन हो गया? आपके इस बात से चीन खपा हो गया। और दोस्तों उसके बाद में चीन ने कहा कि हम ये जो मैकमोहन लाइन है इसको नहीं मानते। चीन ने कहा कि हम जो मैकमोहन लाइन है इसको नहीं मानते। चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश है वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, मतलब कि वो चीन का हिस्सा है। चीन बोलता है जो अरुणाचल प्रदेश है वो किसका हिस्सा है? जो तिब्बत है इसका साउथ वाला पार्ट जो है दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, मतलब कि वो चीन का दूसरा हिस्सा है। और चीन ने कहा कि चलो ठीक है एक काम करते हैं सुना। सो चीन जो है यहाँ के जो नागरिक जो होते हैं उनको तो भारत का पासपोर्ट एंट्री नहीं देता, भारत के पासपोर्ट एंट्री नहीं देता। चीन यहाँ के नागरिक को बोलता है कि आप बिना भारत के पासपोर्ट के आइए और दोस्तों आप जो है जब आप आओगे तो आपको स्टेबल वीजा देंगे हम, मतलब कि आप हमारे नागरिक हो तो आप क्यों पासपोर्ट लेकर आओगे? देख रहे हो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनको भारत जो है चीन जो है वो पासपोर्ट एंट्री नहीं देता भारत के से। वो बोलता है कि आप तो हमारा हिस्सा हो तो पासपोर्ट क्यों चाहिए? आप तो आओ बस एक स्टेबल वीजा लगाएंगे आपके और आप एंट्री कर जाओ चीन के अंदर। चीन इनसे बोल रहा है कि आप तो हमारे हिस्सा हो, आपको पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों चीन से हमने बहुत बार कहा कि भाई ये अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है और तू भी जानता है हम भी जानते हैं। चीन बोलता है ठीक है मान लेते हैं आपकी बात, एक काम करते हैं दोस्तों। हमने बोला कि पता क्या काम करते हैं? चीन ने कहा दोस्तों हमसे कि देखो ये लद्दाख, ठीक है, यहाँ दोस्तों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर LAC इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इसके इधर जो हिस्सा उसको बोलते हैं अक्साई चीन, मतलब वो हिस्सा भारत का है पर चीन ने हथियार रखा उसको अक्साई चीन के नाम से। चीन कहता है कि ठीक है ऐसा करो आप ये वाला हिस्सा रख लो और हमें ये वाला परमानेंट दे दो हिस्सा। चीन क्या बोल रहे हैं? आप ये वाला हिस्सा रख लो, आप जो है अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा रख लो पर हमें ये वाला हिस्सा परमानेंट दे दो। मतलब दोस्तों दोनों स्थान भारत का। आप देखना कमाल देखा, ये स्थान भारत का ये स्थान भारत का। चीन कहता है कि एक आप रख लो एक हमें दे दो। भाई साहब दिमाग देख रहे हो दोस्तों, इसकी आंखें नहीं खुलती रसगुल्ला चिन चांचुन की दोस्तों, आंखें नहीं खुलती इसकी, दिमाग चलता है भाई साहब बादाम की तरह इसका ना। कह रहा है कि एक आप रखो एक हमको दे दो दोस्तों ना, जबकि दोनों है ही अपने। तो ये सारे विवाद जो भारत चीन के मध्य होते हैं। एक बार नोट कीजिए मेरे साथ, लिखिएगा 1914 मैकमोहन रेखा, भारत चीन सीमा, ठीक है, कहां पर? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। देखिए 1954 पंचशील सिद्धांत किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच में। इतने बढ़िया संबंध है हमारे के साथ में, मतलब जो चीन को देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश ही भारत है। इतने बढ़िया संबंध है हमारे के साथ में। हिंदी चीनी भाई भाई का सुनारा लगता है। लेकिन आप जानते हो 1959 क्या हुआ? दलाई लामा भारत में शरण लेते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर और यहाँ से विवाद जो है वो शुरू होता है, ठीक है। और इसके बाद में चीन ने मैकमोहन रेखा जो है इनकार कर दिया इससे कि हम नहीं मानते। और चीन क्या बोलता है? चीन कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो किसका? दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। ये कौन बोलता है? चीन कहता है, ठीक है। और दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश को स्टेपल वीजा देता है। अभी जब एशियन गेम्स हुए थे ना तो चीन ने यहाँ के 2 एथलीट भारत की तरफ से गए थे। भारत का हिस्सा, भारत का राज्य है तो भारत की ओर से जाएंगे दोस्तों। चीन ने उनको एंट्री नहीं दी ना। चीन ने एशियन गेम्स के अंदर भारत के 2 खिलाड़ियों को एंट्री नहीं दी क्योंकि वो दोनों खिलाड़ी कहाँ के थे? अरुणाचल प्रदेश के थे। तो ना स्टेपल वीजा, ठीक है। आगे देखिए, देखो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। हाँ 3 घंटे होने वाली क्लास, ठीक है। जिसकी कोई दूसरी क्लास तो कोई बात नहीं, वो इस क्लास को बाद में देख लेना, आपकी मर्जी हो तब देख लें। दिसंबर के बाद भी आपके पास में सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने होंगे, जब मर्जी आए तब देख लो, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहां पर है? लद्दाख और अक्साई चीन के, लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य LAC, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिएगा दोस्तों भारत चीन के मध्य विवाद कहां कहां पर? दोस्तों भारत चीन के मध्य विवाद जो है वो कहां कहां पर? देखिए मैंने अभी दोस्तों कहा आपसे, देखो एक विवाद कहां कहां पर है? वो है मैकमोहन रेखा, ठीक है। एक विवाद कहां पर है? एक दोस्तों यहां पर विवाद हो गया आपकी, एक विवाद हो गया यहां पर अक्साई चीन वाले इलाके में हो गया विवाद आपकी। एक दोस्तों विवाद कहां पर? एक यहां पर। अपने मैप में देखो दोस्तों आप, यहां मिलेगा आपको सिक्किम, ठीक है, यहां मिलेगा आपको भूटान, यहां मिलेगा आपको चीन। और दोस्तों इसके बीच में जो ये स्थान है, ये जो स्थान है इसमें एक स्थान है डोकलाम। डोकलाम चीन कहता है डोकलाम हमारा है, भूटान कहता है डोकलाम हमारा है। अब आप जो गुरुजी से भारत कैसा आ गया? भूटान के जो विदेशी संबंध है भारत संभालता है। तो भारत ने कहा भूटान हम तुम्हारे साथ हैं। तो भारत, भूटान और चीन इन तीनों के मध्य एक टाई जंक्शन है डोकलाम। चीन ने अपनी सेना यहाँ पर भेज दी और जो भूटान की ओर से हमने हमारी सेना यहाँ पर भेज दी। मतलब जब तक चीन पीछे नहीं हटा हम पीछे नहीं हटे। डोकलाम में चीन हारा, भारत जीता और चीन को पीछे हटना पड़ा। कहाँ? डोकलाम से। तो डोकलाम विवाद भी भारत और किसके बीच में? चीन के बीच में। भूटान भी आपको साथ में लिख देना, ठीक है। एक दोस्तों विवाद और है, देखिए कहां पर है। यहां से सात्विक नदी आती है, इसको हम बोलते हैं सांगपो, चीन में कहते हैं सांगपो, ठीक है।
और वही दोस्तों आपकी यह नदी आपकी जब असम में आती है, इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी। आप जानते होंगे ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों ना, जब असम में आती है तो इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, चीन में कहते हैं इसको सांगपो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक बांध बना हुआ है, इसका नाम है जांगमू परियोजना, जांगमू परियोजना, ठीक है। जब भी दोस्तों इसमें पानी अधिक होता है ना, चीन इस बांध को खोल देता है। पानी कहाँ आएगा रसगुल्ला? पानी से घूमकर यहाँ आएगा। असम दोस्तों, असम जो है आपके यहाँ पर तो पानी जो फैल जाता है, असम में पानी फैलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मैदान है, पहाड़ नहीं है ना, तो पानी ऐसे जाएगा, जैसे मैदान है, पानी फैल जाता है, पानी फैलता है, यहाँ पर बाढ़ आती है। हर साल दोस्तों असम में बाढ़ आती है, कारण क्या है? इस नदी का ओवरफ्लो पानी। तो ये वाला विवाद भी भारत और चीन के मध्य रहता है, जिसको वाटर डिप्लोमेसी कहते हैं। तो लिख लीजिए मेरे साथ में, देखो डोकलाम विवाद किसके मध्य है? भारत और चीन के, भारत चीन भूटान, भारत चीन भूटान के मध्य ट्राई जंक्शन, भारत चीन भूटान के मध्य ट्राई जंक्शन। कौन सा स्थान है? डोकलाम स्थान, ठीक है। आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लिखो, वाटर डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी लिखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, और इस पर चीन द्वारा जांगमू परियोजना स्थापित की गई है, जो असम में बाढ़ का कारण बनती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो असम में बाढ़ का कारण बनती है, आपसे पूछ सकता है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस टॉपिक को करंट अफेयर्स अच्छा कोई पढ़ा नहीं पाएगा। एक्चुअली दोस्तों क्या चल रहा है वर्तमान में वो हमें पता है ना, इसलिए आपको वर्तमान के परिदृश्य में दिखाते हुए, श्रावण का महीना दोस्तों असम में माना कि बारिश अधिक होती है, बाकी कभी कभी ये कारण भी होता है ना, बाढ़ वाला जो कारण है। अब देखिए नंबर 3 पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान उर्फ नल्ला। पहली बात तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले स्टेट कौन कौन से, देखिए यहाँ पर देखो, ये गुजरात है, गुजरात का कुछ हिस्सा पानी में और कुछ आपके जल में, पाकिस्तान यहीं से शुरू होता है, ये पाकिस्तान, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तीन तो हो गए स्टेट, पहले 4 स्टेट जम्मू कश्मीर थी, पर आज 3 स्टेट है और 2 यूटी हो गए, जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो 3+2 का सिस्टम हो चुका है, 3 स्टेट और 2 यूटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए मेरे साथ में, पाकिस्तान से बाउंड्री लिखना 3+2, 3 में हो गया कौन आपके? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। 2 में कौन हो गए? जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 3+2, ठीक है। अब जो मैप में बनाऊंगा उसको ध्यान से देखना है। भारत पाक के बीच जो कंफ्यूजन है वो सारा आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो इस एक मैप में आपको दिखाई देंगे, जो मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बना रहा हूं, ठीक है। हमें इसी की बात करनी है बस केवल। तो ये देखिए आपके सामने, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला हिस्सा मैंने थोड़ा जूम करके आपको बना दिया, ठीक है। यहाँ पर साथी कौन आपके? जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर कौन है? लद्दाख, ठीक है। देखो यहाँ पर जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है, ऐसे। अब देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर लद्दाख आपके सामने, ठीक है। इधर कौन है? यह है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर कौन है? अक्साई चीन, याद है आपको सारी बातें? तो अक्साई चीन दोस्तों ना, यहाँ पर दोस्तों एक क्या है? ग्लेशियर, क्या नाम है इसका? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। हुआ क्या दोस्तों, ये है तो भारत का हिस्सा, यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो धोखे से आपके यहाँ पर छड़ने लग गया सियाचिन पर, हमको पता लग गया दोस्तों। तो 1984 में हमने उनको यहाँ से खदेड़ के उतारा और हमने यहाँ पर कब्जा कर लिया। सियाचिन दोस्तों इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण कि आपके ये विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। अभी दोस्तों वर्तमान में सियाचिन में भारत बैठा हुआ है, मतलब सबसे अधिक ऊंचाई पर भारत बैठा हुआ है, जहां से ये इस चीन के ऊपर भी नजर रख पाएगा और जो नल्ला पाकिस्तान है उसके ऊपर भी नजर रख पाएगा। और जो ऊंचाई पर होता है आपके, वो युद्ध में आपके अधिक ज्यादा प्रॉफिट में होता है, ठीक है। ऊंचाई से नीचे मारना दोस्तों आसान है, नीचे से ऊपर मारना तो बड़ा कठिन काम है। कारगिल वॉर दोस्तों हम ही जानते कैसे जीते हैं। पाकिस्तान ऊंचाई पर था, हम जो है वो नीचे थे। कारगिल वॉर आपने देखा होगा, तो विक्रम बत्रा वाली जो फिल्म थी कैप्टन विक्रम बत्रा, उसमें तो हम नीचे थे। हमें टाइगर हिल पर कब्जा करना दोस्तों अपने आप में भारी पड़ गया, क्योंकि ऊपर से मारना आसान होता है, नीचे से मारना टफ होता है। फिर भी भारत के जावा सिपाहियों ने वो कब्जा किया था, कैप्टन विक्रम बत्रा, आपको याद होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इसका फायदा ये है कि युद्ध अगर हुआ तो हम प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि सबसे अधिक ऊंचाई पर हम बैठे हुए हैं और वो स्थान है सियाचिन। तो लिखिएगा, पहली बात तो ये नुब्रा नदी घाटी में, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि। नंबर 3 लिखिएगा, 1984 में हमने यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। और नंबर 4 देखिए, कैप्टन शिवा चौहान, पहली महिला अधिकारी, ठीक है। अब ये जो नुब्रा है इसको नया जिला बना दिया, कहां पर? लद्दाख के अंदर, ठीक है। तो ये आपको सियाचिन में सारी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके पास में
यहां पर है, ये दोस्तों आपके है एलओसी, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। जब हम आजाद हुए थे 1947 में, उसके बाद जम्मू कश्मीर ने डिसीजन लिया था कि वो ना भारत के साथ जाएगा ना पाकिस्तान के साथ जाएगा, वो आजाद रहेगा। महाराजा हरि सिंह उस समय थे, ठीक है। तो पाकिस्तान ने मौका देखते कबीलाई उनकी भेष के अंदर पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत को संदेश भेजा कि हमारी सहायता कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि सहायता कर देंगे हम आपकी, पर एक शर्त है कि आपको विलय पत्र पर साइन करने पड़ेंगे। तो महाराजा हरि सिंह दोस्तों विलय पत्र पर साइन करते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा। फिर दोस्तों हम हमारी सेना भेजते हैं, ठीक है। हम हमारी सेना भेजते हैं, ठीक है। यहाँ से कौन सा आपके, यहाँ से कौन आ रहा है, इधर से आ रहा है कौन, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इधर से आ रहे हैं, ठीक है। बस हम आ रहे हैं इधर से, हम ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। हम दोस्तों इनको पीछे खदेड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन तो बीच में क्या हुआ, बीच में जवाहरलाल नेहरू जी इस मामले को लेकर कहां पहुंच गए, यूएनओ में पहुंच गए। उन्हें लगा कि यार यूएनओ में जाएंगे तो यूएनओ खुद कह देगा कि भाई तुम अपने घर वापस जाओ। यूएनओ ने कह दिया कि जो जहां पर है वहीं पर रुक जाओ। तो पाकिस्तान वाले यहां पर रुके, भारत वाले यहां पर रुके, और फिर दोस्तों मामला फंस गया वहां पर, और यहां पर बन गया सीज फायर, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया यहां पर, क्योंकि यहां पर बन गया दोस्तों। अगर भाई साहब एक आध दिन और जवाहरलाल नेहरू रोक लेते मामले को, तो भाई साहब इनका सुपड़ा साफ कर देते हम लोग। और दोस्तों उस समय ये था कि यार इसको हम यूएनओ में लेकर जाएंगे तो और देश भी कहेंगे कि भाई भारत देश से वापस जाओ। भारत, जम्मू कश्मीर ने भारत में साइन किया विलय पत्र पे, तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया और जम्मू कश्मीर का इलाका था। पर तो ऐसा नहीं हुआ, वहां जाकर के यूएनओ ने कहते जो जहां पर वहीं पर रुक जाओ। इसको बोलते हैं हम लोग सीज फायर, क्या बोलते हैं, सीज फायर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इलाका है ये गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। यह जो इलाका है इसको बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। और वही दोस्तों जो नीचे वाला इलाका है, जहाँ पे नीचे वाला इलाका है ये पूरी एलओसी है, ठीक है। ये होगा गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। और नीचे वाला इलाका है इसको बोलते हैं आजाद भारत, आजाद पाकिस्तान, क्या बोलते हैं इसको, आजाद पाकिस्तान। ये वो लोग कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं, पीओके। ये लोग पीओके इसी को मानते हैं ना, ये नहीं है रसगुल्ला पीओके। ये वाला इलाका और ये वाला इलाका दोनों मिलाने के बाद बनता है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, पीओके। तो एलओसी वाला विवाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच में, दोस्तों ना। अब सुनिए, सियाचिन के पास दोस्तों एक स्थान था, सियाचिन के पास में एक स्थान था जो कि यहाँ पर था, ठीक है दोस्तों। और इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम आपके सक्सगम वैली, क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं हम अपना सक्सगाम वैली। शायद आपने नाम सुना होगा सक्सगाम वैली, ठीक है। तो पाकिस्तान ने कहा, सोचा कि यार यहाँ सियाचिन में भारत बैठ गया तो कभी ना कभी इसको हड़प लेगा, ठीक है। पाकिस्तान ने चीन को फोन करा, सुन लो पापा जी। चीन ने बोला हाँ बोल निकम में। तो पाकिस्तान ने कहा कि एक उपहार देते हैं हम आपको। तो चीन ने बोला कि ठीक है दे दो, तुम्हारे पास वैसे भी है ही क्या दोस्तों देने के लिए ना, गरीब आदमी हो भाई साहब, आटा मांग कर खाते तुम लोग जो। तो पाकिस्तान ने बोला कि जो सक्सगाम वैली है ना ये आप रख लो उपहार में। तो इसको चीन को उपहार में दे दिया किसने, पाकिस्तान ने। तो वर्तमान में चीन का अधिकार इसमें, वर्तमान में इसमें चीन का अधिकार, ठीक है। और दोस्तों एक क्या गलियारा बनाया गया जो कि चीन से पाकिस्तान जाएगा, इसको बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, और वो दोस्तों यहीं से निकल रहा है, वो यहीं से निकल रहा है। तो इसका विवाद भी इनके बीच में। तो ये सारा विवाद था जो मैं समझा दिया आपको मेरे हिसाब से। तो एक बार लिख लीजिए, देखिए देखिए नंबर फर्स्ट आपके, ये सियाचिन वाला तो नहीं लिखा, ठीक है। ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये नहीं लिखा, ठीक है। बस एक पॉइंट लिख रहा हूँ, सियाचिन पर भारत का अधिकार कब होता है, 1984 में, ठीक है, ध्यान रखना। आगे लिख दीजिए फटाक से, देखो एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, एलओसी। एक लिखिए आप दोस्तों सीपैक, देखो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। विवाद दोस्तों इस बात का नहीं कि दो देश के बीच गलियारा, विवाद इस बात का है कि भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान से निकलता है, ठीक ना, भारत के गिलगिट क्षेत्र से गुजरता है। गुरुजी इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत बेटा ये है, मैंने इसको नाम दिया क्या, मैंने इसको नाम दिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब चीन और पाकिस्तान में ही ये गलियारा होगा दोस्तों। अगर ये गिलगिट बाल्टिस्तान से निकल रहा है और हमने इसका विरोध नहीं किया, मतलब दोस्तों ये क्षेत्र किसका हो गया, पाकिस्तान का हो गया। ये गलियारा केवल चाइना और पाकिस्तान क्षेत्र से निकलेगा, गिलगिट बाल्टिस्तान से निकला और हमने इसका विरोध नहीं किया, मतलब ये एरिया किसका हो गया, पाकिस्तान का हो गया, इसलिए विरोध करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए एक विवाद दोस्तों और है, और वो किसका है, ये ना सरक्रीक विवाद। यहाँ भाई खतरनाक विवाद है ना, यहाँ अलग ही रसगुल्ला चल रहा है, ठीक है, गुजरात के अंदर। देखो दोस्तों मैप में देखो आप इसको, गुजरात दिख रहा है आपको, गुजरात दिख रहा होगा आपको, देखो मैप में, ये दोस्तों गुजरात है, यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान है ना, और यहाँ भारत हो गया गुजरात। तो यहाँ जो स्थान है, ये वाला जो स्थान है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जब पानी ज्वार का समय होता है आपके, तब पानी यहाँ पर छड़ता है, ठीक है। तो कभी यहाँ पर पानी होता है, कभी यहाँ पर पानी नहीं होता है। जब दोस्तों ये वाला हिस्सा पानी में डूब जाता है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है, रहेगा कैसे। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो भारत की हो जाते हैं, ठीक है, जो मछुआरे जो होते हैं। जब तो पानी यहाँ पर उतरता है भाटे के दौरान, आपके ज्वार में पानी छड़ता है, भाटे में उतरता है, ठीक है। भाटे में जब पानी नीचे उतरता है तब यहाँ पर पानी नहीं रहता है, तो मछुआरे यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आते हैं। ये खेल चलता है दोस्तों ना। पाकिस्तान पहुंच गया दोस्तों यूएन के अंदर, और वहां पर बोलते हैं कि एक बात बताओ, एक केस है कि कहीं पर पानी भरा हुआ है और वहां पर मनुष्य नहीं रहता है, तो जो क्षेत्र होगा वो किसका होगा। तो यूएन बोलता है कि वो क्षेत्र आपके दोनों देशों का होगा, जो भी बाउंड्री बनाएंगे उनके बीच वो क्षेत्र पड़ जाएगा। तो पाकिस्तान वापस आता है, भारत से बोलता है देख भाई मैं पढ़कर आया हूँ इस बार, और ये जो क्षेत्र है ना वो बटेगा 50% तेरा 50% मेरा, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रहता है, और ये यूएन का क्लोज है कि भाई जहाँ पर कोई नहीं है, जहाँ पानी हो तो वो दोनों के बीच बांट देंगे। भारत बोलता है तो कम पड़ गया है दोस्तों ना, भारत ज्यादा यूएन में, भारत बोलता है कि बात बताओ कि पानी उतरता है तो यहाँ पर लोग रहते हैं,
और लोग किसके रहते हैं? भारत के रहते हैं। तो ये हिस्सा किसका हुआ? भारत का हो गया। तो भारत कहता है कि सर्करीक हमारा हिस्सा है। तो वो स्थान जो सर्करीक है ना, वो विवाद का पॉइंट बनता है। पानी चढ़ने और उतरने के कारण वहां पर विवाद होता है, ठीक है? पर भारत का हिस्सा है वो ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे बढ़िएगा। नंबर 4 लिखिए आप लोग, नेपाल। देखो नंबर 4 नेपाल। देखो नंबर 4 नेपाल। अच्छा, नेपाल से बाउंड्री कौन-कौन बना रहा है देखना? ये नेपाल हो गया यहाँ पर। ये नेपाल है। देखो नंबर फर्स्ट बाउंड्री बनाने वाला स्टेट कौन सा आपके? उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड, ठीक है? नंबर सेकंड उत्तर प्रदेश, नंबर थर्ड बिहार, नंबर फोर्थ पश्चिम बंगाल, नंबर 5 सिक्किम। तो 5 राज्य जो है वो नेपाल से बाउंड्री बना रहे हैं, ठीक है? 5 राज्य नेपाल से बाउंड्री बनाई। तो लिखिएगा बाउंड्री बनाने वाले कौन-कौन हो गए? तो लिखना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। देखो, देखो विवाद। यहाँ दोस्तों अलग विवाद है आपके। देखिए, विवाद को देखना दोस्तों आप, है ना? ये नेपाल और ये आपका उत्तराखंड है। इतना आपको उत्तराखंड दोस्तों। उत्तराखंड में यही दोस्तों आपके उत्तराखंड के अंदर यहीं पर एक जिला है जिसे बोलते हैं पिथौरागढ़। उत्तराखंड में नेपाल की बाउंड्री के पास में एक जिला है जिसको बोलते हैं पिथौरागढ़। सुनो, यहाँ पर स्थान कौन सा है? काला पानी दीपू लेक, ये स्थान है यहाँ पर। अब दोस्तों होता क्या है, नेपाल और उत्तराखंड की जो बाउंड्री पर एक नदी चलती है, उसको बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं काली नदी या फिर शारदा नदी, कुछ भी कह दीजिए। लेकिन दोस्तों ये अपना मार्ग चेंज करती रहती है ना, ये अपना मार्ग चेंज करती है, ठीक है? कभी कभी दोस्तों ये ऐसे चलती है। उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जो संधि हुई है उसके अनुसार भारत नेपाल के बीच में बाउंड्री होगी काली नदी। पर दोस्तों कभी कभी ये नदी जो है वो ऐसे हो जाती है, तो रसगुल्ला काला पानी स्थान कहाँ पहुंच गया? नेपाल में पहुंच गया। अब करे तो करे क्या बेटा, नदी है दोस्तों, उसका मन है, वो जहां से बहेगी तो काला पानी हो गया नेपाल के अंदर। तो इनके मतलब विवाद पूरा था कि काला पानी तो हमारे हिस्सा है, पर जो काला पानी पूरे भारत का हिस्सा है। विवाद तो काला पानी का नहीं, विवाद किस नदी का है? वो तो नाम पड़ गया। विवाद इस नदी का है कि नदी अपना मार्ग चेंज करती है, इसलिए भारत और नेपाल के मध्य विवाद उत्पन्न होता है, ठीक है? एक दोस्तों विवाद और है आपके, वो क्या रसगुल्ला? वो ये है कि यहाँ पर भारत, यहाँ पर चीन, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर चीन। ये जो नेपाल भारत और चीन के बीच में फंसा हुआ है, इसको बोलते हैं बफर स्टेट दोस्तों ना। और इन दोनों की आपस में बनती नहीं है दोस्तों ना। तो कभी कभी नेपाल भारत की गोद में होता है, अगर इससे कुछ लेना होता है तो इसकी गोद में आता है, तो दोस्तों इससे कुछ लेना होता है तो इसकी गोद में भाग जाता है। तो नेपाल आपके इसके दोनों हाथ ही के अंदर है, क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं आपस में। तो नेपाल को कभी ये सपोर्ट करता है, कभी हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि नेपाल दोनों में जो फंसा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए भारत नेपाल का विवाद कौन सा है? काला पानी लिपुलेख विवाद। ये कहां पर है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। विवाद किसका है? काली नदी का या शारदा नदी का। विवाद इसका है, वो तो ऐसे ही बदनाम हो गया, ठीक है? और लिखिए बफर स्टेट, फंसा हुआ है, सैंडविच स्टेट है। नीचे इंडिया, ऊपर चाइना, बीच में नेपाल, सैंडविच स्टेट के रूप में फंसा हुआ है कौन? नेपाल। देखिए नंबर 5 म्यांमार। देखो नंबर 5 म्यांमार। म्यांमार से बाउंड्री बनाने वाले राज्य कौन कौन से? देखो यहां देखो दोस्तों आपके, देखो ये है म्यांमार, ये म्यांमार बेटा। तो बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो 4 राज्य बाउंड्री बनाते हैं। तो लिखिएगा, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो 4 बाउंड्री बनाएंगे। कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार से बाउंड्री 4 दोस्तों लोग बनाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब दोस्तों एक बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है, क्या है ये देखिएगा, मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है? देखो दोस्तों ऐसे है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ कौन है? म्यांमार, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी ट्राइबल एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ट्राइबल दोस्तों एरिया है। और जनजातियां जो होती हैं आपकी, वो कभी नहीं चाहती कोई उनका हस्तक्षेप करे। ट्राइबल दोस्तों आपकी प्रकृति के बहुत नजदीक होती है और अपनी संस्कृति में वो हस्तक्षेप नहीं चाहती। वो चाहती है वो जहां पर है वो आराम से वहीं पर प्रकृति के साथ में रह सके। तो अगर आपको कभी घूमने जाना हो, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कभी घूमने जाना हो आपको, तो आपको दोस्तों अलग से आके इन चारों में एंट्री करने के लिए है दोस्तों भारत का हिस्सा। तो जैसे आप मान लो राजस्थान से यूपी जाओगे तो कुछ नहीं चाहिए आपको, लेकिन दोस्तों अगर आप इन चारों राज्यों में जाते हो तो आपको एंट्री करने के लिए आईएलपी चाहिएगा। आईएलपी क्या बोलते हैं इसको? इनर लाइन परमिट। क्या चाहिए? इनर लाइन परमिट चाहिए, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी भारत और म्यांमार 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कोई नदी का विवाद तो नहीं है हमारे बीच में, और बाउंड्री का विवाद कोई खास विवाद तो नहीं है हमारे इनके बीच में, क्योंकि तो यहाँ से 1600 किलोमीटर की बाउंड्री इनके बीच में हमारी जो है, और कोई विवाद ऐसा खास नहीं है हमारे इनके बीच में। बाकी दोस्तों एक विवाद हमारा है इनके साथ में, और वो है रोहिंग्या शरणार्थी का विवाद। रोहिंग्या यहाँ के रखाइन प्रांत के लोग हैं, और मैंने आपसे कहा भी था, उनको इन्होंने अपने पास रखने से मना कर दिया दोस्तों आपके। कमाल से कमाल हो गया। देखिए यहाँ पर स्थान कौन सा? यहाँ पर स्थान आपके रखाइन, देखना कमाल दोस्तों ना। अच्छा रखाइन प्रांत में दिखाई दूं ना आपको? नहीं बना हुआ भारत का मैदान, यहाँ प्रांत आपका रखाइन दोस्तों ना, म्यांमार का हिस्सा है। यहाँ के लोग थे रोहिंग्या। म्यांमार ने कहा कि तुम हमारे कोई, तुम इस देश के नागरिक नहीं, तुम छोड़ दो देश, ठीक है? म्यांमार ने इसको मना कर दिया दोस्तों। अब रोहिंग्या यहाँ पर दोस्तों, इनको एक दिख रहा है भारत, ठीक है? इधर दिख रहा है इनको बांग्लादेश, ठीक है? अब दोस्तों ये बोर्ड पे छट गए भाई, जहाज नाव इनके पास दोस्तों, आपके जहाज होंगे, नाव इनके पास, ये यहाँ से निकल गए बांग्लादेश की तरफ, और बांग्लादेश को बोला कि हमें रख लो, इन्होंने मना कर दिया। ये दोस्तों वापस यहाँ पर आ गए, ये निकले भारत की ओर, भारत को बोला हमको रख लो, भारत वालों ने बोला भाई कैसे रखना है आपको? मतलब दोस्तों इनकी लाइफ कहां पर निकल गई आपकी? इनकी लाइफ इस पानी में केवल नाव पर निकल गई है, इसलिए रोहिंग्या शरणार्थी को बोटमैन कहते हैं। आधे लोग तो पानी में डूब के मर गए दोस्तों, क्या करें नाव के ऊपर सर्वाइव कैसे करेंगे आप बताओ? तो इन्हें बोटमैन कहते हैं, जो रोहिंग्या शरणार्थी है इनको बोलते हैं बोटमैन।
स्क्रॉलर बढ़ गया बेटा, इसको हटाया जाए। लिखो रोहिंग्या शरणार्थी जो है इन्हें बोलते हैं बोटमैन, ठीक है। अब लिखो दोस्तों आगे आपके भूटान लिख लो। भूटान से हमारा कोई विवाद नहीं है रसगुल्ला, लिखो भूटान, बस आप देश के नाम लिख लो, भूटान में कौन कौन से देश है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और बुलट्रम इसकी मुद्रा है, थंडरबोल्ट कंट्री कहते हैं भूटान को, ये आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर भूटान देखिए कहाँ पर है, आपको भूटान यहाँ पर नजर आएगा, ये आपका भूटान हो गया, ठीक है। चेक कीजिए कौन कौन से स्टेट देंगे आपके। सबसे पहले तो यहाँ से पश्चिम बंगाल लग गया, ठीक है, सिक्किम लग गया यहाँ से, और असम लग गया यहाँ से, अरुणाचल प्रदेश लग गया यहाँ से। तो इसमें चार राज्य आ गए, कौन कौन से, लिखना सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, ये भूटान के अंदर आ गए, ठीक है। बाकी दोस्तों भूटान और भारत और चीन के मध्य है, वो मैंने आपसे कहा था डोकलाम वाला विवाद जो है वो उनके मध्य है, ठीक है। अब लिखिए नंबर 7, लिखिए अफगानिस्तान। अच्छा, न्यूनतम बाउंड्री किस देश की है, वो अफगानिस्तान की। भारत की न्यूनतम बाउंड्री कहां पर है, मिनिमम अंतरराष्ट्रीय सीमा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर अफगानिस्तान की बाउंड्री नहीं लगती है, हम बोलते हैं कैसे नहीं लगती। तो कुछ लोग तर्क देते हैं कि गुरुजी यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आपकी गिलगित बाल्टिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पर लगता है कौन, आपके अफगानिस्तान जो है उसकी बाउंड्री यहाँ पर लगती है। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई एक बात बता मुझे, ये गिलगित बाल्टिस्तान किसका हिस्सा है। तो बोलता है गुरुजी तो विवादित है। मैं फिर पूछता हूँ किसका हिस्सा है, वो बोलता है भारत का है। तो मैंने कहा ठीक है, बाउंड्री लग गई। अगर तू ये नहीं मानता कि भारत का है तो नहीं लगेगी बाउंड्री, पर हम तो मानते हैं कि भारत का हिस्सा है, तो बाउंड्री लगाएंगे हम लोग को, कोई नहीं रोक पाएगा हमको। लिखना तो अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती है, लिखना कहाँ पर लगती है, लद्दाख के साथ लगती है, ठीक है, लद्दाख से लगती है इसकी, ठीक है, लद्दाख से लगती है, ठीक है। माना कि डोरंट रेखा का अधिकांश भाग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, पर यहाँ पर हम इनकार नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर बाउंड्री लगेगी, ठीक है। ये तो हमारे हो गए स्थलीय बाउंड्री वाले सारे देश हो गए। अब लिखते हैं हम लोग श्रीलंका और मालदीव, उसके बारे में और नोट कर लेते हैं। लिखिए श्रीलंका, लिखो श्रीलंका। देखो श्रीलंका के बारे में देखते हैं, श्रीलंका और मालदीव दो और बचे हुए हैं, हमारे आसपास देश है, उनके बारे में हम अलग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो श्रीलंका जो है वो है कहाँ पर, आइए अपने मैप में आइए आप लोग, और इस मैप को थोड़ा कम कीजिए क्योंकि हम इस मैप में ही चल रहे हैं जब से अब तक जो है। संपूर्ण भारत आपको इसी मैप में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। देखिएगा देखो आपको यहाँ पर तमिलनाडु दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और वही दोस्तों यहाँ पर जो मैं रेड कर रहा हूँ ना, जो मैं रेड कर रहा हूँ ये क्या है, ये आपका श्रीलंका हो गया, ठीक है, ये है श्रीलंका, ठीक है। तो तमिलनाडु का ये जो आपके इलाका जो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, ये जो ऐसे बना हुआ है, मैं इसको थोड़ा जूम करके नहीं अलग से बना रहा हूँ, ठीक है। मैं ये जो हिस्सा है ना इसको जूम करके अलग से आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ और अलग से आपको पेश कर रहा हूँ, ठीक है। इसी वाले हिस्से को जूम करके पेश कर रहा हूँ, देखना। मैंने कहा दोस्तों आपसे कि यह दोस्तों वो हिस्सा है तमिलनाडु का जो कि ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। ये तमिलनाडु है, यहाँ पर कौन है, तमिलनाडु है, और ये तमिलनाडु का वो हिस्सा है जो कि ऐसे वहां पर निकला हुआ है, ठीक है। और वही दोस्तों आपकी यह श्रीलंका का वो हिस्सा है जो कि ऐसे यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है। ये जो निकला हुआ है यहाँ पर ना, तो वो ये हिस्सा है जो कि ऐसे यहाँ पर ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको पूरा नहीं बना रहा हूँ, मैं इतना ही बना रहा हूँ, ठीक है। हमारे काम का इतना है तो इतना ही बना रहा हूँ, ठीक है। ये श्रीलंका है ना। अब देखिए तो तमिलनाडु का यह जो आपके स्थान है इसको बोलते हैं पम्बन द्वीप, क्या बोलते हैं, पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप, ठीक है। और ये श्रीलंका है, इसका जो ये वाला इलाका है इसको बोलते हैं मन्नार द्वीप, क्या बोलते हैं, मन्नार द्वीप, मन्नार द्वीप, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो स्थान है उसका नाम क्या है, रामेश्वरम, सुना आपने, रामेश्वरम यहीं पर है, रामेश्वरम, ठीक है, उसी यहीं पर। जो भारत का जो अंतिम क्षेत्र है वो कौन सा, धनुषकोडी, जो भारत का यहाँ पर जो अंतिम है उसका नाम क्या है, धनुषकोडी, ये भी शायद आपने नाम सुना होगा, धनुषकोडी। जो भारत का अंतिम है वो क्या है, धनुषकोडी, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि पम्बन द्वीप, ठीक है, तमिलनाडु, पम्बन द्वीप, रामेश्वरम, धनुषकोडी, इसका फाइनल दोस्तों ना। यहीं पर दोस्तों मन्नार का जो अंतिम है उसका नाम है तलीमन्नार, क्या नाम है, तलीमन्नार, तलीमन्नार, ठीक है। अब दोस्तों इनके बीच में क्या है, इनके बीच में एक पुल है, इनके बीच में एक पुल है साथी, ठीक है। ये दोस्तों वही पुल है जो भगवान श्री राम ने लंका जाते हुए बनाया था, ठीक है, जिसको हम राम सेतु कहते हैं ना। इसी को साथियों कुछ लोग आपके इसको एडम ब्रिज भी कहते हैं ना, आदम का पुल। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपके, इस पुल का नाम क्या है ना, इस पुल का नाम है एडम ब्रिज, हिंदी में कहते हैं इसको आदम सेतु, या फिर इसी का नाम है राम सेतु, इसी का नाम क्या है, राम सेतु, ठीक है। तो पहली बात तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि कौन सी, वो है आपके पाक जल संधि। पहली बात तो इनके बीच में दोस्तों आपके यहाँ पर, इनके बीच में यहाँ पर एक जल संधि कौन सी है, इसका नाम है पाक जल संधि, PALK स्ट्रेट, ये आपके मैप में लिख रही होगी ना, पाक जल संधि, एल साइलेंट है इसमें, पाक जल संधि, ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों ना, पाक जल संधि।
सेकंड राम सेतु का भी पूछूं आपसे तो धनुषकोडी और तले मन्नार को जोड़ने वाला कौन सा राम सेतु है ना, तो ये तो बन ही रहा है, इसको तो क्या ही बनाऊंगा ना, ये आपको ध्यान रखना है। धनुषकोडी और तले मन्नार को जोड़ने वाला कौन सा आपके वो राम सेतु है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो देखना, यहाँ दोस्तों गौर से देखिए आप लोग, शायद देख पाओगे यहाँ पर गौर से। देखो पहली बात तो तमिलनाडु जो है, यहाँ के मूल लोग कौन थे आपके सिंगली लोग थे, उन्हीं के नाम पर आपके सिंहल प्रदेश या फिर तमिल इसको श्रीलंका बोलते हैं ना, तो सिंगली सिंगली जो लोग थे आपके, ये यहाँ के मूल लोग हैं। सिंगली लोग जो है ये वो यहाँ के मूल लोग आपके मूल आपके निवासी हैं। बाकी दोस्तों तमिलनाडु से जो तमिल लोग हैं वो भी यहाँ पर आके रहते हैं, तमिलनाडु से तमिल लोग जो है वो भी दोस्तों आपके यहाँ पर रहते हैं, और ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वहाँ पर रहते हैं, इसे बोलते हैं जाफरा, इसे क्या बोलते हैं जाफना प्रायद्वीप, जाफना प्रायद्वीप। तो जो तमिल लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं, जाफना प्रायद्वीप में रहते हैं, और सिंहली यहाँ के मूल निवासी हैं। इनके बीच संघर्ष होता है, तमिल और सिंहली के बीच में लगातार संघर्ष दोस्तों यहाँ पर होता रहता है, कहाँ पर श्रीलंका के अंदर लगातार संघर्ष चलता है, ठीक है। वही दोस्तों यहाँ पर एक दोस्तों एक आपके पोर्ट कौन सा है, वो है हम्बनटोटा। दोस्तों हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो श्रीलंका ने चीन को लीज पर दे दिया, मतलब रेंट पर दे दिया है, 99 साल की लीज पर दे दिया, ठीक है। तो हम्बनटोटा वर्तमान में किसके पास में, चीन के पास में, उसके पास दोस्तों लीज पर है, मतलब उसके पास क्या है आपकी किराए पर दिया होगा, ठीक है। हमारे पास दोस्तों इसका एक पोर्ट कौन सा आपकी त्रिकोणमाली, कौन सा है त्रिकोणमाली, इसका त्रिकोणमाली आपके पोर्ट है वो हमारे पास है, ठीक है। वही दोस्तों यहाँ पर एक आपके एयरपोर्ट कौन सा आपके, तो इसका नाम आपके माटले एयरपोर्ट, इसका निर्माण भारत और श्रीलंका मिलकर, भारत और रूस मिलकर करने वाले, ठीक है। तो आप दो चार पॉइंट लिख दीजिए मेरे साथ में, यहीं पर लिख दीजिए। देखिए यहाँ के मूल निवासी क्या कहलाते हैं, यहाँ के मूल निवासी कौन है आपके, तो वो है सिंहली, इसलिए इसको सिंहल प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। लिखिएगा तमिल लोग कहाँ पर रहते हैं, तमिल जो है वो जाफना प्रायद्वीप पर रहते हैं, ठीक है, तो कि उत्तरी भाग में, ठीक है। वही लिख दीजिए आप यहीं पर कि यहाँ लिख दीजिए, देखो हम्बनटोटा किसके पास में, हम्बनटोटा चीन के पास में, चीन को किराए पर दे दिया, और त्रिकोणमिली किसके पास में, त्रिकोणमाली जो है ये भारत के पास में, ठीक है। और मटाले एयरपोर्ट का निर्माण कौन करने वाला है, मटाले एयरपोर्ट का विकास कौन करेगा, तो भारत और रूस करेगा, भारत और रूस करेगा मटाले एयरपोर्ट का निर्माण, ये आपको ध्यान रखना है श्रीलंका में, ठीक है। एक लास्ट देश लिखिए आप, और वो है मालदीव। देखो मालदीव, मालदीव देखो मालदीव की लोकेशन कहां पर है, ये मालदीव बेटा, यहां पर जो मालदीव है एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव, ठीक है। अब जो मालदीव लक्षद्वीप के पास में, ठीक है। अब देखिएगा मान लो बेटा ये मालदीव है, ठीक है, मान लीजिए मालदीव है, और दोस्तों यहाँ पर लक्षद्वीप है, और यहाँ लक्षद्वीप का पहला द्वीप कौन सा है, मिनिको है, यह लक्षद्वीप का हिस्सा है। जब लक्षद्वीप पढ़ेंगे तो मैं आपको लिखाऊंगा, पर अभी आप लिखिए लक्षद्वीप का हिस्सा है, ठीक है, कौन सा मिनिको, और यहाँ पर इसकी राजधानी कवरत्ती, कवरत्ती इसकी राजधानी किसकी, लक्षद्वीप की, ठीक है। मालदीव की राजधानी क्या है, जो मालदीव है इसकी राजधानी क्या आपकी, तो मालदीव की राजधानी क्या आपके, मालदीव की राजधानी ये गलत लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखना मालदीव, ठीक है। जो मालदीव की राजधानी क्या, माले, क्या माले, मालदीव की राजधानी माले, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में यहाँ पर 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और वहीं साथियों यहाँ पर कौन आपके 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो कभी सवाल पूछूं आपसे कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसके बीच में, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, और 9 डिग्री किसके बीच में, मिनिकॉय कवरत्ती के बीच में ना, 9 डिग्री किसके बीच में, मिनिकॉय कवरत्ती के बीच में, आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। बाकी जो मालदीव की राजधानी माले है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा भारत की सामान्य स्थिति, उसका उसकी सीमा, स्थलीय सीमा और उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, और जो उसके पड़ोसी देश है वो यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। एक बार मेरी बुक से जरूर पढ़ना टॉपिक को, और एनसीईआरटी में अब जो मैं पढ़ाऊंगा उसको एनसीईआरटी में चेक करना, ठीक है। एनसीईआरटी जो 11वीं की एनसीईआरटी है उसमें ये वाला टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये खूब अच्छे से दिया हुआ है, तो इसको आपको वहां से पढ़ना है एनसीईआरटी, ठीक है। देखिए जो मैंने अभी पढ़ा है इसको मेरी बुक से पढ़ना है आपको, ठीक है। अब जो पढ़ाने वाला उसको एनसीईआरटी से पढ़ना है। देखो भारत के भौतिक प्रदेश, अरे भाई क्लास 2 घंटे की नहीं 3 घंटे की होने वाली, ठीक है। आपकी इच्छा के लिए, आपकी सुविधा के लिए आज जो है वो 2 घंटे 45 मिनट की रखूंगा, 15 मिनट का आपके लिए डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट। बताओ 3 घंटे में 15 मिनट का डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया मैंने, बताओ फ्लैट एकदम, मतलब 3 घंटे होने वाली थी और मैं जो है इतना लेने वाला हूँ, तो 15 मिनट का फ्लैट डिस्काउंट जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। बताओ कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया। अब लिखिए भौतिक प्रदेश, मतलब अगर ये पढ़ लिया आपने समझो भारत का भूगोल पढ़ लिया आपने। एक्चुअली रसगुल्ला भारत का भूगोल यही है, इसके अलावा जो आपके आंकड़े हैं फैक्ट है, भारत का भूगोल यही है, इसके अलावा सारे आंकड़े हैं फैक्ट है। तो कल भी हम इसी को पढ़ने वाले हैं, आज भी हम इसी को पढ़ने वाले हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण। मेरा उद्देश्य केवल था आपको कि मैं आपको एक तो भारत का सामान्य स्थिति, विस्तार, उसके पड़ोसी देश और जो जो विवाद उनके बीच में उनको मैं आपको पढ़ा दूं एक बार। एक मेरा उद्देश्य था कि मैं इस टॉपिक को आपको रच के पढ़ा दूं, क्योंकि कौन कौन सी चोटी कहां पर है, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला कहां पर है, मैदान कहां पर है, नदी कहां पर है, प्रायद्वीप पठार कहां पर है, तट क्या है, कोस्ट क्या है, घाट क्या है, द्वीप क्या है, वो सारी सीमाएं हैं। यही दोस्तों भारत है हमारा। अब इसके अलावा कृषि की बात करूं तो ये आंकड़े हैं, इकोनॉमिक्स के आंकड़े, इसके अलावा की बात करूं तो ये आंकड़े बेटा। पर मैंने भारत आपका ये रहने वाला, ठीक है। दर्रे, पर्वत, चोटी, पहाड़, नदी, झरने, जलप्रपात, वो सारी सीमाएं, ठीक है। घाट, देखिए भारत का भौतिक प्रदेश, ठीक है। तो भारत का जो भौतिक प्रदेश है आप उसको देखो, भौतिक प्रदेश को हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है पर्वत, एक होता है पठार, एक होता है पर्वत, एक पहाड़ी, एक मैदान, एक पठार, ठीक है। देखिए पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान। सर्वाधिक ऊंचाई किसकी, पर्वत की, उसका नुकीला किसका, पर्वत का हिस्सा। सर्वाधिक ऊंचाई किसकी होगी, सर्वाधिक ऊंचाई इसकी होगी, ठीक है। और जो इसका सिरा है वो कैसा होगा, नुकीला होगा। अच्छा पर्वत आपने ऐसे बनाया ना जिंदगी में, कभी तो ऐसे बनाया आपने पर्वत, नहीं बनाया ना, क्यों बनाया ऐसा, क्योंकि होता ही ऐसे हो।
है थोड़ी हमें सपने में आया रात में कि ये वाला चिन्ह यूज करना है। पर्वत दोस्तों ऐसे ऐसे होता है, एक तो ऊंचाई होती है इसकी और एक इसके अलावा सिरा इसका नुकीला होता है, ठीक है। पहाड़ी दोस्तों इसकी ऊंचाई इसकी तुलना में कम होती है ना, जो पर्वत है पर्वत की तुलना में कम ऊंचाई, पर्वत की तुलना में कम ऊंचाई। जैसे अगर आप दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में जाओगे वहाँ पहाड़ी मिलेंगे आपको ना, गारो पहाड़ी, जैंतिया पहाड़ी, खासी पहाड़ी, सुना आपने? तो वहाँ पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी, तो वहाँ पहाड़ी मिलेंगे आपको, जो पूर्वांचल हिमालय। बाकी दोस्तों जो आपका मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, वहाँ पर आपको यहाँ पर आपको पर्वत मिलेंगे, ठीक है। पठार दोस्तों, पठार क्या होता है? पठार रसगुल्ला ऐसे होता है, ये पठार दोस्तों आपके सामने, मतलब कि इसकी ऊंचाई तो होती है, ऊंचाई पर तो होता है, पर इसका ऊपरी वाला हिस्सा वो आपके समतल होता है, ठीक है। ऊंचाई पर तो होता है, ऊंचाई तो होती है इसकी, पर जो इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो समतल होता है, इसको बोलते हैं पठार, प्लेटू बोलते हैं, प्लेटू। देखो माउंटेन, हिल, प्लेटू और मैदान। मैदान की ऊंचाई नहीं होती, मैदान केवल समतल होता है सीधा, ये आपका मैदान होता है, कोई ऊंचाई नहीं है। समतल आपकी क्या होता है? मैदान होता है, ठीक है, समतल मैदान होता है, ये मैदान है। भारत का जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्वत के बारे में, जो पर्वत है हम उसको पढ़ेंगे। तो भारत का जो एरिया है उसका 10.6% पर्वत है, ठीक है। भारत का जो एरिया है आप बोलो गुरुजी एक पश्चिमी तट क्या है? मैदान है। देखो प्रायद्वीपीय भारत पठार, यही 4 भाग है रसगुल्ला, इसके अलावा कोई भाग नहीं है, ठीक है, यही 4 भाग है। हिमालय पर्वत हो गया, दक्षिणी भाग पठार हो गया, तट है जो हमारे वो आपके मैदान हो गए, और गंगा ब्रह्मपुत्र और आपके जो इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी वाला मैदान हो गया, तो ऐसे डिवाइड हुआ पड़ा, ठीक है। तो भारत का 10.6% के आसपास, अभी 70 की लकीर नहीं है, 10.7 भी हो सकता है, ठीक है। 10.6% के आसपास जो है वो पर्वत है भारत की क्षेत्रफल का, ठीक है। और जो पहाड़ी पूछूं आपसे, मतलब पूर्वांचल वाला इलाका आपके, ये 18.5% के आसपास है। सर्वाधिक हिस्सा कौन सा आपके? वो है पठार, सॉरी मैदान। कितना हिस्सा आपके? ये 43% के आसपास है, क्योंकि इसमें 3 महत्वपूर्ण नदी आने वाली, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। और जो पठार हमारे पास कितना हो गया? 10, 18, 28 हो गया, 28 और 43 कितना हो गया? ये आपके दोस्तों आपके 71 हो गया ना, लगभग 71, 72 के आसपास हो गया। तो 27.7% के आसपास आपके पठार हो गया। तो ये 4 हिस्से आपके सामने। हम शुरुआत करें कहां से? पर्वत से हम लोग शुरुआत करने वाले, ठीक। सबसे पहले दोस्तों समझो, ये भारत कहां दिख रहा है इसमें? भारत के भौतिक प्रदेश कहीं दिख रहा है क्या आपको इसमें? हर पॉइंट को समझने का प्रयास करना है। ज्योग्राफी केवल समझने की बात है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको, समझ में आपके बैठ सके। मैं केवल भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन को बांट रहा हूं कि पर्वत, पठार, मैदान और हम पहाड़ी में बांट सकते हैं दोस्तों। अब मैं बांटूंगा भारत का भौतिक प्रदेश। अब देखिए आप लोग, जो भारत है इसको बांटते हैं, तो जो भारत जो है इसको बांटते हैं। एक बात दोस्तों, आप भारत को देख ही लीजिए यहाँ पर। भारत का मैप नहीं है क्या? और हटा दिया मैंने भारत का मैप आगे, चलो कोई बात नहीं, इसी मैप में दिखा देता हूँ। देखो आपको कोई राज्य नहीं देखना है, आपको केवल बाउंड्री देखनी भारत की, जो कि आपको दिख रही होंगी आप, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसको बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले साथियों, यह जो इलाका है दोस्तों आपके, यह इलाका कौन सा है? यह आपका पर्वत वाला इलाका, ठीक है। इसे बोलते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। इसमें ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय वो सब आएंगे दोस्तों ना। इसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है आपके, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यह क्या रसगुल्ला? यह दोस्तों आपके उत्तर का आपके मैदान, विशाल मैदान, ठीक है, जिसमें सिंधु नदी वाला, गंगा नदी वाला और ब्रह्मपुत्र नदी वाला असम भी आएगा, तो इसे बोलते हैं आपके उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। वही दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, यह क्या साथियों? यह क्या आपके? यह हो गया आपका प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। जैसे पूरा आपके कौन हो गया? प्रायद्वीपीय भारत हो गया यहाँ, ठीक है। यह भी साथियों प्रायद्वीपीय भारत में आएगा, प्रायद्वीपीय भारत नाम दिया, उसके बहुत सारे अंग आएंगे, दक्कन ट्रैप आएगा उसका, बहुत सारे अंग आएंगे, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत ना। इसके अलावा यह जो इलाका है वो क्या है? तटीय प्रदेश। यह इलाका कौन सा हो गया? तटीय प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा यह इलाका कौन सा? आपके द्वीपीय प्रदेश, और यहाँ कौन हो गया? मरुस्थल, ठीक है। तो ऐसे बांटा हुआ भारत को ना। चलो लिखिए एक बार, लिख लो, लिखो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 लिखना उत्तर का विशाल मैदान। नंबर 3 लिखिएगा प्रायद्वीपीय भारत। नंबर 4 लिखिएगा तटीय प्रदेश। नंबर 5 लिखिएगा द्वीपीय प्रदेश। नंबर 6 लिख दीजिए मरुस्थल। अगर आप चाहो दोस्तों, मैं आपकी छोटा सा मैप बना रहा हूं, जो कि आप ही बना लेना, ठीक है। भारत का मैप तो कम से कम आप बनाना सीख ही जाओ। देखो तो भारत आपके सामने आता है। अब मैं केवल नंबर लिख रहा हूं, इसमें कौन सा वाला कहां पर है ना, देखिएगा, ठीक है। ये हो गया नंबर 1, ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है दोस्तों। ये कौन सा हो गया? ये हो गया नंबर 2, ठीक है। ये नंबर 2 दोस्तों ना। नंबर 3 प्रायद्वीपीय भारत, ये साथियों नंबर 3, ये नंबर 3, ठीक है। नंबर 4 पूछूं आपसे, ये नंबर 4, ठीक है। नंबर 5 पूछा आपसे, ये नंबर 5, ठीक है। और नंबर 6 पूछूं आपसे, ये नंबर 6। तो ऐसे हम बांट सकते हैं, मोटा माटी, ठीक है। घुस नहीं रहा हूं, घुसूंगा भी आगे, पर ऐसे 6 पार्ट में हम बांट सकते हैं इसको, भारत को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं, पहले हमारा कौन आएगा? पहले दोस्तों हमारा आने वाला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा? देखिए नंबर फर्स्ट लिखिएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। देखिए नंबर फर्स्ट उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। देखो नंबर फर्स्ट उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसको थोड़ा ध्यान से देखना आपको, जैसे मैं समझाऊं आपको ऐसे समझना है, ठीक है।
जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से देखिए। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है इसको बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए छोटा बनाना थोड़ा सा। अब देखो हम केवल उत्तर पर्वतीय प्रदेश की बात करें, इसलिए मैं एक मैप में आपको पूरा दिखा रहा हूँ, फिर हम अलग अलग इसको पढ़ेंगे सेगमेंट में बांट करके। मैं केवल एक मैप में आपको समझा रहा हूँ कि भाई उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है सियाचिन, याद करो यहाँ पर कौन था, सियाचिन दोस्तों ना। तो यहाँ से साथियों पहली रेंज कौन सी आ रही है आपकी, ये फर्स्ट रेंज आपकी काराकोरम, कौन सी है, काराकोरम, ठीक है। इसके बाद कौन आपकी, यह लद्दाख, कौन सी, लद्दाख, ठीक है। इसके बाद रेंज कौन सी आपकी, यह है जास्कर, कौन सी, जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर, ये तीन दोस्तों रेंज है, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर, ये तीन रेंज है। इन तीनों रेंज को आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहीं पर दोस्तों एक रेंज यहाँ पर है, उसको बोलते हैं कैलाश, क्या बोलते हैं, कैलाश, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। शायद आपको भी आवाज आ रही होगी ना, क्या करें। देखो भैया दोस्तों नए नए खिलौने से खेलते बेटे, एक हाथी का खिलौना लिया हुआ है भाई साहब, अब वो तो खेल रहा है, हमसे पूछ के देखो दोस्तों, वो डम 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 बजा रहा है, बोल भी रहा है, गा भी रहा है, घूम भी रहा है। और कमाल दोस्तों ये कि उसकी सूंड से निकलती हवा और उसके ऊपर एक बोल रखी है, वो दोस्तों ऐसे घूम रही है, उसका सारा ध्यान उस बोल के ऊपर है, आवाज हम लोग सुन रहे हैं। क्या करें, तुम्हारे होंगे तो बताएंगे तुमको। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीन तो हो गए भारत में। इसी का एक हिस्सा कहाँ पर है, इसी का एक हिस्सा जो है वो नेपाल, वो आपके तिब्बत के अंदर बोलते हैं कैलाश, कैलाश को सुना होगा आपने, तो ये कैलाश हो गया। अभी केवल आपको सुनना है ना, फिर बनाना, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये चारों जो है वो किसका हिस्सा है, वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा, ठीक है। ये चारों जो है किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा, ठीक है। इस पर्वतीय प्रदेश का एक भाग हो गया ट्रांस हिमालय, ठीक है। वही दोस्तों यहाँ पर एक पर्वत है, कौन सा, नंगा पर्वत, यहाँ कौन सा, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है नंगा पर्वत, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कौन सा है, नामचा पर्वत, ठीक है। तो साथियों तो यहाँ से लेकर आपके, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपके इस प्रकार एक हिमालय है, एक हिमालय हो गया ट्रांस हिमालय, ठीक है। यह दोस्तों हिमालय जो है वो कौन सा है, यह है बृहद हिमालय, कौन सा है, बृहद हिमालय। कहाँ से, तो नंगा पर्वत से लेकर आपके नामचा पर्वत, ठीक है। जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, यह बृहद हिमालय यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपके यहाँ से मुड़ने के बाद, यहाँ मुड़ने के बाद आपके जो हमारा उत्तर पूर्वी जो भारत है, यहाँ दोस्तों बहुत सारी आपकी पहाड़ियों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साथियों बहुत सारी पहाड़ी दोस्तों आपको मिलने वाली, ठीक है। ये आपके नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी है, इनको हम पूर्वोत्तर की पहाड़ी बोलते हैं, हम पढ़ेंगे इसको पूर्वोत्तर का हिमालय बोलते हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर का हिमालय कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों इस बृहद हिमालय के नीचे जो बृहद हिमालय है, इसके तो नीचे आपके एक हिमालय और है, पर दोस्तों वो ऐसे एकदम कंटिन्यू नहीं है, ये तो यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक है, वो आपके बीच बीच में कटा हुआ है, ठीक है। उसकी दोस्तों एक रेंज कहाँ पर है, उसकी जो एक रेंज है वो है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। उसकी एक रेंज कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी एक रेंज है। वही जो दूसरी रेंज कहाँ पर उसकी, हिमाचल प्रदेश के अंदर, सेकंड रेंज कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, तीसरी रेंज कहाँ पर उसकी, उत्तराखंड के अंदर, और चौथी रेंज कहाँ पर उसकी, नेपाल के अंदर। मतलब मेरे ख्याल से पहली रेंज कहाँ पर होगी इसकी, जम्मू कश्मीर में, दूसरी कहाँ पर होगी, हिमाचल प्रदेश में, तीसरी उत्तराखंड में, चौथी कहाँ पर, नेपाल में। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग आपके, इसका नाम तो है हिमालय दोस्तों, इसी को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है। इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, क्या बोलते हैं इसको, मध्य हिमालय, क्या बोलते हैं इसको, मध्य हिमालय कहते हैं, या फिर इसी को लघु हिमालय भी कहते हैं, इसी को लघु हिमालय कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आते आते हिमालय की ऊंचाई कम होती जा रही है, यहाँ पर आते आते हिमालय की ऊंचाई कम हो रही है। यहाँ पर रसगुल्ला केवल दोस्तों हिमालय के नाम के रूप में दोस्तों केवल आपकी दोस्तों नदी जो आपकी हिमालय नदी जब ऊपर से आ रही होंगी, हिमालय से आ रही होंगी, आपके बहुत सारे अवसाद अपने साथ ला रही होंगी दोस्तों, वो सारे अवसाद आपके इस शिवालिक हिमालय में, आगे जो हिमालय है इस हिमालय में यहाँ पर जमा हो गए। तो शिवालिक हिमालय में ये सारे अवसाद यहाँ पर जमा हो गए, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके कहाँ पर, क्योंकि इस प्रकार फैला हुआ है यहाँ पर ये शिवालिक हिमालय। और फिर दोस्तों इसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान जो है वो शुरू होता है, उत्तर का विशाल मैदान जो है वो इसके बाद शुरू होता है। तो ये हिमालय के कुछ पार्ट थे, कौन कौन से पार्ट है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो एक बार आपको ऐसे बना लेना है, ठीक है। ये K4 काराकोरम है, ठीक है, K4 काराकोरम, काराकोरम, L4 लद्दाख, अभी पूरा बनाऊंगा अलग से, ठीक है। J4 जास्कर, K4 कैलाश, N4 नंगा पर्वत और N4 नामचा पर्वत, ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपके नेपाल। तो आप ऐसा करना, आप जगह छोड़ दो, क्लास खत्म होने के बाद बना लेना, या फटाफट बना लो आप 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में फटाफट बनाओ आप इसको, जो है जल्दी से बना लो इसको 1 मिनट के अंदर। चलो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस हिमालय को बांटते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखिए आप लोग
हिमालय को हम दो आधार पर डिवाइड करने वाले, ठीक है। एक तो जो श्रेणी मैंने बनाई उस हिसाब से, एक आपकी इसका प्रादेशिक विभाजन और होता है, ठीक है। देखिए श्रेणियों के आधार पर इसमें एक होता है ट्रांस हिमालय, एक होता है बृहद हिमालय, एक होता है लघु या मध्य हिमालय, एक होता है शिवालिक हिमालय। अभी मैंने बनवाया था आपको यही हिमालय। हिमालय चार भाग में डिवाइड हो गया, कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। दोस्तों ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब होता है पार। अगर दोस्तों आप हिमालय को पार करोगे, मेरी बात सुनना, अगर आप हिमालय को पार करोगे तो आपको कराकोरम लद्दाख जाकर दिखाई देगा। अगर आप हिमालय को पार करोगे तो आपको कराकोरम लद्दाख जाकर दिखाई देगा। मतलब दोस्तों ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। हिमालय को पार करने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। मतलब मुख्य हिमालय का भाग कौन से? वो तीन पार्ट है, कौन कौन से? बृहद हिमालय, लघु मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये तो है मुख्य हिमालय। जितने भी कंफ्यूजन अपनी खोपड़ी में है सबको दूर कर लो यहीं पर, ठीक है। और ये दोस्तों हिमालय का भाग नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहां पर, हिमालय से पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। हिमालय से पहले क्या हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। मतलब ये क्या है? ये पार हिमालय, मतलब हिमालय को पार करने के बाद ये आएगा। ये तीनों तो हिमालय का भाग है। कभी सवाल पूछे इनमें से कौन हिमालय का भाग नहीं है? ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, सॉरी बृहद हिमालय या फिर आपके शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। मेरी बात सुन रहे हो ना? नाम केवल दोस्तों जैसे कैस्पियन सागर, सागर थोड़ी रसगुल्ला चीज है ना, बस केवल नाम ट्रांस हिमालय। नाम क्यों है ट्रांस हिमालय? अगर दोस्तों आप हिमालय को पार करते हो, हम जो भारत के लोग हैं ऐसे जाएंगे रसगुल्ला, ऐसे जाऊंगा तो शिवालिक आएगा पहले आपके, फिर आएगा मध्य हिमालय, फिर आएगा आपके बृहद हिमालय। यहाँ मेरा हिमालय समाप्त हो गया। अब दोस्तों इसके पार में गया तो क्या मिला मुझे? ट्रांस हिमालय मिला। ये इसका अर्थ है। तो लद्दाख, कराकोरम, जास्कर श्रेणी हिमालय का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। तो श्रेणी के आधार पे हम जो है इसको ऐसे बांट देते हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसमें से ट्रांस हिमालय जो हिमालय का भाग नहीं है, ये पार हिमालय, और बृहद, लघु और शिवालिक आपके मुख्य हिमालय जिसको हम पढ़ने वाले, ठीक है। एक दोस्तों विभाजन इसका होता है प्रादेशिक विभाजन, इसको पढ़ाएंगे हम आपको ना। प्रादेशिक विभाजन, रीजनल डिवीजन, रीजनल डिवीजन या फिजिकल डिवीजन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको करने वाला कौन था? सिडनी बुलार्ड। करने वाला कौन था? सिडनी बुलार्ड। इसने किया दोस्तों ना, और इसने नदी के आधार पर किया था। आगे दिखाऊंगा कौन सी नदी है, ठीक है। हमारा उद्देश्य पहले ये पढ़ना है, इसको आराम समझ लीजिए तो आप समझो आपने भारत का 25% समझ लिया। पर्वत 25% है ना, तो 25% पर्वत जो है, मतलब चार भाग है, पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान। तो पर्वत जो है समझ लिया तो आपने एक बड़ा भाग समझ लिया, ठीक है। सबसे पहले आप देखो ट्रांस हिमालय। दोस्तों ट्रांस हिमालय जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, जब हिमालय की उत्पत्ति की बात आती है, हिमालय दोस्तों कैसे बना होगा, तो हिमालय कैसे बना होगा दोस्तों, ये बात आती है। तो एक बात आप ध्यान देना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। बस मैं आपको शॉर्ट फॉर्मेट में समझा रहा हूं हिमालय कैसे बना, ठीक है। देखिए यह साथियों एक पेंजिया था, याद आपको मैंने कहा था एक विशाल भूखंड है, इसको पेंजिया नाम दिया, ठीक है। और इसके चारों ओर क्या था? जल वाला जो पार्ट था, इसको नाम दिया हमने पैंथालासा, आपको याद होगा, ठीक है, पैंथालासा। फिर मैंने कहा आपसे जो पेंजिया उसमें विघटन शुरू हुआ, ठीक है। और दोस्तों इससे जो है आपके, इससे एक पार्ट ये अलग हो गया और एक पार्ट ये अलग हो गया, ठीक है। ये बना आपके कौन सा? अंगारा लैंड बन गया, और ये कौन सा बन गया? आपके गोंडवाना लैंड बन गया। और बीच में कौन आ गया? 33 सागर आ गया। ये शायद आपको याद हुआ, ठीक है। फिर दोस्तों मैंने कहा आपसे इस गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना आपके, तो इससे साउथ अमेरिका महाद्वीप बन गया, इससे अफ्रीका महाद्वीप बन गया, इससे साउथ इंडिया बन गया। अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको कि प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इससे साउथ इंडिया बन गया, ठीक है। और इससे आपके ऑस्ट्रेलिया बन गया। और इससे क्या बना दोस्तों? इससे बना आपके कौन? नॉर्थ अमेरिका बन गया, इससे आपका लिखना यूरोप बन गया, और इससे एशिया बन गया। ये हिस्से बन गए, ठीक है। ये आपके हिस्से बन गए, इसको आप यूरेशिया भी बोल सकते हो ना, यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया होता है, ठीक है। दोस्तों देखिए ये गोंडवाना लैंड, ठीक है, बीच में 33 सागर, और फिर कौन सा? अंगारा लैंड। कौन सा? अंगारा लैंड। देखिए साथियों, ये हो गया गोंडवाना लैंड। यहां पर आ गया कौन? आपके 33 सागर। कौन आ गया? 33 सागर। और तो यहां पर कौन आ गया आपके? यहां पर आ गया अंगारा लैंड। अरे यही तो हुआ ना, मैंने इसको बस ऐसे लिख दिया, ठीक है। यही लिखा हुआ है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो भारत कहां पर है? भारत हो गया यहां पर, ठीक है। और ये हो गया चीन, ये कौन हो गया? चीन। मैंने कहा ना यूरेशिया किससे बना? इससे बना है। और चीन किसका हिस्सा? यूरेशिया का हिस्सा, ठीक है। भाई चीन किसका हिस्सा? एशिया का हिस्सा। और अंगारा लैंड में कौन आ गया? चीन दोस्तों। और जो हमारा भारत वाला इलाका है आपके, वो कहां पर आ गया? इसमें आ गया। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये गोंडवाना लैंड भारत हो गया, ये अंगारा लैंड चीन हो गया, और बीच में हो गया 33 सागर, ठीक है। अब दोस्तों बहुत सारी नदियां आई होंगी, और जो नदियां जो है अपने साथ दोस्तों बहुत सारे अवसाद लाई होंगी, ठीक है। और वो यहाँ पर गिरी होंगी आपको, ऐसा हुआ होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, हमें नहीं पता क्या हुआ होगा, ना तो मैं था, ना आप था, ना बुक लिखने वाला था एनसीईआरटी वाला, ठीक है। ऐसा हुआ होगा दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारी नदियां होंगी और यहाँ भी नदियां होंगी, ठीक है। तो नदी अपने साथ अवसाद लेकर आती है, सेडिमेंट लेकर आती है, ठीक है। और तो वो अवसाद आपके यहाँ पर उसने गिराए होंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये नदी हो गई, और ये हो गया उसके अवसाद, सेडिमेंट। सेडिमेंट मिट्टी, धूल के कण, पत्थर वत्थर सब कुछ लेकर, मिनरल्स लेकर आई होंगी, और तो यहाँ पर गिराए होंगे। जब दोस्तों यहाँ पर इनका दबाव से बढ़ा होगा, तो दोस्तों यहाँ दोस्तों दबाव बढ़ने से क्या होगा दोस्तों? आपकी इसकी जो गहराई वो बड़ी होगी, ये समझ दोस्तों। जब दबाव से बढ़ा होगा यहाँ पर, तो इसकी गहराई बड़ी होगी, ठीक है। और गहराई दोस्तों बड़ी होगी इसकी ना, इसकी गहराई बड़ी होगी रसगुल्ला, ठीक है। यस या नो? जब दोस्तों दबाव बढ़ा होगा यहाँ पर, अवसादों का दबाव बढ़ा होगा, तो जिसकी गहराई बड़ी होगी, तो 33 सागर है वो अधिक गहरा हुआ होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं भूसंनति, क्या बोलते हैं? जियोसिंक्लाइन। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं भूसंनति ना, जियोसिंक्लाइन। क्या बोलते हैं इसको? भूसंनति कहते हैं ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो मैंने कहा दोस्तों आपसे यहाँ पर गोंडवाना लैंड, यहाँ दोस्तों अंगारा लैंड, यहाँ भारत, यहाँ चीन मान लीजिए,
और ये बीच में आपके 33 सागर होंगे, ठीक है। जब मैंने कहा दोस्तों आपसे बहुत सारी नदियां यहाँ से आई होंगी, यहाँ से दोस्तों आई होंगी, अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आएंगी, सेडिमेंट लेकर आई होंगी, धूल मिट्टी के कण खनिज वनिज लेकर आई होंगी दोस्तों ना। जब वो यहाँ पर गिराएंगे दोस्तों, तो लगातार गिराने के बाद क्या होगा, 100 साल 500 साल बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर सेडिमेंट के दबाव के कारण जो है इसका जो धरातल है, आपके सरफेस जो है इसका वो नीचे की ओर गया होगा दोस्तों ना। नीचे की ओर जाने पर इसकी गहराई बढ़ी होगी, इसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइन या फिर इसको बोलते हैं हम लोग भूसन्नति। क्या बोलते हैं, जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों सोचिए आप 500 साल बाद दोस्तों क्या हुआ, यह वाली प्लेट और यह वाली प्लेट पास में आ गई। सोचिए 500 साल के बाद क्या हुआ, यह वाली प्लेट इधर जाती है और यह वाली प्लेट इधर आती है, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके अभिसारी गति, अभिसारी गति, या फिर इसको बोलते हैं कन्वर्जन। आप सोचिए अगर दोस्तों ये दोनों प्लेटें ऐसे आ गई, दोनों प्लेट्स ऐसे आ गई, दोस्तों यहाँ जो अवसाद होंगे दोस्तों आपके वो ऊपर की ओर चले जाएंगे। अगर तो दोनों प्लेट ऐसे आ गई तो यहाँ जो अवसाद होंगे दोस्तों आपके वो कुछ दोस्तों ऐसे जाएंगे, ठीक है। अगर साथियों ऐसा दोस्तों हो जाए, ये इधर से इधर आए दोस्तों और ये इधर से इधर आए दोस्तों, तो ये अवसाद जो है कुछ ऐसे हो जाएंगे। जैसे हम इसे बोलते हैं हम लोग हिमालय, इसे क्या बोलते हैं हिमालय। तो ये अवसाद ऊपर की ओर गए, इसे बोलते हैं हिमालय। और दोस्तों जो ये पर्वत बनाए वो है नवीन वलित पर्वत, इसलिए हिमालय एक नया पर्वत है, ठीक है। तो हिमालय की उत्पत्ति अपने आप में दोस्तों जब आप पीजी करोगे या आईएएस का सब्जेक्ट लोगे तो वहां पर ये मतलब 4-5 दिन चलने वाला टॉपिक है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे दोस्तों हुई होगी। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसमें एक सिद्धांत कौन सा है, कोबर का जियोसिंक्लाइन सिद्धांत, जो मैंने आपको पढ़ाया। ये कोबर ने दिया था, किसने दिया था, यह सिद्धांत देने वाला कौन था, कोबर, कोबर नहीं कोबर, ठीक है। और नाम क्या है इसका, भूसन्नति सिद्धांत। इसने ये कहा दोस्तों जो भूसन्नति होती है, जो जियोसिंक्लाइन से होता है, जब दोनों प्लेटें अपने पास पास दोस्तों आएंगी, तो जो दोनों प्लेट पास दोस्तों आने पर जो अवसाद होंगे, सेडिमेंट दोस्तों होंगे आपके, वो एकदम से ऊपर की ओर उठेंगे और उसे हम क्या बोलेंगे, पर्वत कहेंगे। मान लीजिए दोस्तों कुछ ऐसे था, ठीक है, कुछ दोस्तों ऐसे था। मैंने आपसे कहा दोस्तों आपके दोनों पास पास दोस्तों आए, ठीक है, मतलब इधर से दबाव लगा और इधर दोनों ओर से दबाव लगेगा, ठीक है। अगर साथियों दोनों ओर से दबाव लगेगा तो आपके दबाव लगने के कारण जो है ये कुछ दोस्तों ऐसे उठ जाएगा। यही रसगुल्ला क्या है, यही आपका हिमालय, ठीक है। ये कुछ साथियों ऐसे हो जाएगा, इसमें बना रहा हूं, ठीक है। ये कुछ ऐसे हो जाएगा अगर दोनों ओर से प्रेशर लगाऊंगा मैं इसमें, ठीक है। ये कुछ ऐसे हो जाएगा अगर इधर से प्रेशर लगा, सोच के देखो आप लोग, अगर यहाँ से दबाव लगेगा और उसे यहाँ दबाव लगेगा तो आपकी ये वाला हिस्सा कुछ ऐसे ऊपर उठ जाएगा। जो आपको दिख रहा है यही है नवीन वलित मोर्टार पर्वत हिमालय। इसमें एक ट्रांस हिमालय, ये आपका कौन सा हो गया, ये वाला आपका मुख्य हिमालय हो गया, ठीक है। तो ये है हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है, ये है हिमालय की उत्पत्ति। तो कभी सवाल पूछूं आपसे तो हिमालय की उत्पत्ति जो है उसके लिए सिद्धांत कौन सा है, तो सिद्धांत उसके लिए कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी कोबर की, इसलिए कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें मैं इस एक लाइन में इसको दिखा देता हूं, ठीक है। एक लाइन में लिख दीजिए अपने साथ में, लिखिए भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार जब जब प्लेटों के मध्य अभिसारी, अभिसारी का मतलब पास पास आना, अभिसारी दूर दूर जाना, प्लेटों के मध्य। अब आप पूछोगे सर अभिसारी ही क्यों हुआ। अगर दोस्तों भाई ज्योग्राफी का मतलब है पहले देख लीजिए फिर उसके बारे में सोच लीजिए, यह ज्योग्राफी बेटा। पर्वत बना है दोस्तों मतलब क्या हुआ, मतलब यह बेटा अभिसारी ही हुआ होगा। पर्वत बना है मतलब अभिसारी दोस्तों हुआ होगा। अगर दोस्तों कोई घाटी बन जाती है आपके या फिर कोई तालाब कोई नदी बनता तो बोलते अभिसारी हुआ होगा। दूर गए होंगे बीच में घाटी बन गई, पास आए ऊपर उठ के पर्वत बन गया। पर्वत बना है इसलिए कह रहा हूं अभिसारी है, ठीक है। पहले देखा मैंने पर्वत बन गया, पहले हमने हिमालय को देखा फिर उसकी खोज के बारे में पढ़ा, यही ज्योग्राफी है ना। भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार जब प्लेटों के मध्य अभिसारी, अभिसारी गति हुई होगी तो 33 महासागर के 33 सागर के अवसाद, 33 सागर के अवसाद, 33 सागर के अवसाद ऊपर की ओर उठे होंगे, जिससे नवीन वलित मोरदार पर्वत बने होंगे, जिसे हिमालय कहा गया। और दोस्तों इसमें सबसे पहले कौन सा बना, ट्रांस हिमालय बना, हिमालय से पहले बना ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, बस आपको केवल ये लाइन कोबर का भूसन्नति सिद्धांत ध्यान रखना है, या फिर आपको अवसारी जो गति है वो ध्यान रखनी है, और 33 साल के जो अवसाद है उनका ऊपर उठना ध्यान रखना है, और नवीन वलित मोरदार पर्वत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नंबर फर्स्ट लिख रहे हैं हम लोग ट्रांस हिमालय, देखिए नंबर फर्स्ट लिखिए ट्रांस हिमालय। थक तो नहीं गए आप लोग, थकना मत, ठीक है। ट्रांस हिमालय, कभी कभी सपनों को पूरा करने के लिए खुद की क्षमता से अधिक काम करना पड़ता है आपको। दोस्तों जब आप केवल अपने सेफ जोन में खेलते हो ना, तो आपको कुछ नया हासिल नहीं होगा, कुछ ऐतिहासिक आपको हासिल नहीं होगा। आपको अपने सेफ जोन से बाहर निकल खेलना पड़ेगा, तब आपको ऐतिहासिक मिलेगा। जब मैंने पहली बार सोचा कि यार मैं पूरा जीके पढ़ाऊंगा, तो शुरुआत में सोची कितनी समस्या मुझे आई होगी, कितने टीचर्स ने मुझे मना किया होगा कि यार सर अकेले कैसे पढ़ा पाओगे, इतिहास भी, भूगोल भी, पर्यावरण भी, साइंस भी, फलाना ढिमकाना, इतना कुछ कैसे पढ़ाओगे। पर मार्क्स फर्स्ट बैच में फिर भी मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मैंने आपको पूरा जीके पढ़ाया। सेकंड वाले मैंने कहा जीके तो पढ़ाऊंगा, इसके अलावा स्टैटिक वाला पोर्शन भी पढ़ाऊंगा। तो फिर मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकला और फिर मैंने स्टैटिक वाला पोर्शन भी पढ़ाया और जीके भी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बस खुद का कंफर्ट जोन छोड़ के देखो एक बार, आप सफल हो जाओगे। तो देखिएगा ट्रांस हिमालय, पार हिमालय कहते हैं इसको ना, पार हिमालय। देखो पहला पॉइंट, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है, ये तो आप समझ चुके होंगे मेरी बात को, ठीक है। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पहले दोस्तों हुई है, ठीक है। ट्रांस हिमालय जो है वो ब्रिटिश काल के अंदर बनाया गया, ठीक है। ये जो वर्ड है ट्रांस हिमालय वो स्वयं हेड ने दिया था। तो लिखिए मेरे साथ पहले थोड़ा, पहला पॉइंट लिखिए नंबर फर्स्ट, इसकी उत्पत्ति कब होती है, क्रेटेशियस युग में होती है। अगर आप दोस्तों मेरी बुक देखोगे तो उस बुक में पेज नंबर मैं बताऊं आपको, अगर दोस्तों आप मेरी बुक देखोगे तो उस बुक में आपको, उस बुक में पेज नंबर 13 के ऊपर जो है ना पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास दिया हुआ है, जहां पर मैंने आपको एक जो मापक्रम जो स्केल है वो दिया हुआ है, मतलब कब कब किसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है।
वहां पर दोस्तों आपको देखना पीरियड में देखना कैम्ब्रियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रेटेशियस, ये आपको दोस्तों मिलेगा। उसके बाद आपको उसके बाद लिखा हुआ तृतीयक कल्प दोस्तों ना। तो जो हिमालय की उत्पत्ति वो इसमें हुई है तृतीयक कल्प के अंदर, ठीक है। और हिमालय से पहले ट्रांस हिमालय बना, उसकी उत्पत्ति कहां पर हुई है? क्रेटेशियस काल में हुई है। इसका टाइम क्या था और कब से कब तक रहा है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई है। ये पेज नंबर 13 पर है, ठीक है। अगर आपका मन करे देखने का तो देख लेना, ठीक है। तो लिखिए क्रेटेशियस काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। नंबर सेकंड लिखना हिमालय से पहले हुई है, ठीक है। नंबर 2 लिखिए ये जो शब्द है वो देने वाले कौन थे? तो ये जो ट्रांस हिमालय वर्ड है इसको देने वाले कौन? आपके स्वैन हेडन। कौन थे? स्वैन हेडन। अच्छा, अगर आपसे पूछूं आपसे ट्रांस हिमालय दोस्तों आपके इसमें कितनी पर्वत श्रेणियां? 4 है। कौन कौन सी 4 लिखना? देखिए नंबर फर्स्ट है काराकोरम, काराकोरम। नंबर सेकंड आपके लद्दाख। नंबर थर्ड आपके जास्कर। ये तीनों तो भारत के अंदर है ना, ये तीनों कहां पर है? भारत के अंदर है। और एक नंबर फोर्थ कौन सी आपकी वो है? नंबर फोर्थ है कैलाश। ये भारत के बाहर है। ये कहां पर? तिब्बत में, ठीक है। तो ये 4 श्रेणी है दोस्तों ना। इसको बोलते हैं कलेजा किसका? कैलाश का। भाई दोस्तों कलेजा किसका होना चाहिए? महादेव का होना चाहिए। आपका देखना कलेजा किसका? कैलाश का। कलेजा किसका? कैलाश का। तो कै फॉर काराकोरम, ले फॉर लद्दाख, जा फॉर जास्कर और कैलाश। एक क्रम भी आपको ध्यान रखिएगा। तो कलेजा किसका? कैलाश का। 4 पर्वत श्रेणी कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ठीक है। अब दोस्तों इन चारों को मैं अलग से बना रहा हूं आपके सामने। एक माह में मैंने पूरा हिमालय आपको बना दिया। अब इन चारों को मैं अलग से आपके लिए बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। और यहां लिख दीजिए कैलाश। ये 4 कुछ ऐसे हैं। पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर, चौथी है कैलाश, ठीक है। अब देखिए नंबर फर्स्ट आप काराकोरम। देखो इसी का दूसरा नाम है कृष्णागिरी। क्या नाम है? इसी को बोलते हैं कृष्णागिरी दोस्तों। इसी को बोलते हैं तिब्बत के पठार का मेरुदंड। याद कीजिए पामीर की गांठ आप याद हो? पामीर की गांठ से पहली श्रेणी कौन सी? काराकोरम। तो जो तिब्बत का पठार है, जो तिब्बत का पठार है उसका मेरुदंड कौन आपकी? वो ये है लिखना तिब्बत के पठार का, तिब्बत के पठार का मेरुदंड इसे कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं क्या? कृष्णागिरी कहते हैं इसको ना, कृष्णागिरी। दोनों इसी के नाम है, ठीक है। तिब्बत के पठार का मेरुदंड या कृष्णागिरी दोनों इसके नाम, काराकोरम के नाम, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी दोस्तों इसी श्रेणी में आपके एक हाईएस्ट पीक कौन सी? इसका नाम है माउंट केटू, ठीक है। इसी में साथ ही यहाँ पर कौन आपके? माउंट केटू। माउंट केटू इसी का हिस्सा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन, इसी को बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन। इसको माउंट केटू को बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन, ठीक है। जो माउंट केटू है उसे क्या बोलते हैं? गोडविन ऑस्टिन कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है। 8611 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। कभी सवाल पूछूं आपसे, भाई देखो यह दोस्तों कहां पर है? यह आपके ट्रांस हिमालय में। भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी? यही है। कुछ लोग कहते हैं सर कि भारत का हिस्सा ही नहीं है, ये तो पीओके के अंदर है। मैं उनसे कहता हूं कि पीओके भारत का ही तो हिस्सा है रसगुल्ला, हम तो भारत का ही मानते हैं। तो भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी? माउंट केटू। लिखिएगा। कई लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक है। अब क्या ही समझाए चोमों को, करिए ना। भारत की हाईएस्ट पीक, हम तो इसको भारत की मानते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी? माउंट केटू। गोल्डन ऑस्टिन इसका नाम है, ठीक है। कहां पर मानेंगे दोस्तों? हम तो लद्दाख में मानेंगे। पीओके खुद किसका हिस्सा? लद्दाख का। अगर दोस्तों आप भारत का मैप देखते हो, देखो आप भारत के मैप को देखो, यहाँ पीओके लिखा हुआ है क्या? यहाँ अक्साई चीन लिखा हुआ है क्या? ये पूरा लद्दाख लिखा हुआ है। तो हम तो लद्दाख मानेंगे भाई साहब इसको। तो देखिएगा माउंट केटू, गोल्डन ऑस्टिन आपको ध्यान रखना है। भारत की हाईएस्ट पीक है, लद्दाख के अंदर है, 8611 मीटर। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों इस श्रेणी के अंदर सुनो, यही काराकोरम के अंदर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन। वही सियाचिन जो हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। वही इसमें ग्लेशियर कौन कौन से लिखना आपकी? ग्लेशियर पूछूं आपसे कौन कौन से? तो लिखिए सियाचिन। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी मैंने लिखा है आपको इसके बारे में, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वेटलैंड युद्ध भूमि है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा इसके बारे में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया हमने, नुब्रा नदी घाटी के अंदर है, लद्दाख के अंदर है, कैप्टन शिवा चौहान। ये सारी बातें मैंने आपको लिखा दी है, ये अब दोबारा नहीं लिखा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके सियाचिन बाइफो, ये ग्लेशियर है। सियाचिन बाइफो ग्लेशियर मतलब आपके मतलब बर्फ के बड़े बड़े पिंड हैं, ये पिघलेंगे दोस्तों और हमें जो है पीने का पानी प्राप्त होगा, ठीक है। बाइफो, सियाचिन, बाइफो, इस पर ये स्वच्छ पानी के सोर्स हैं। कौन से? ग्लेशियर। तो सियाचिन, बाइफो, इस पर, बालोतरा, बालतोरा, बालतोरा करना, ठीक है। तो ये कहां पर आपकी? ये ग्लेशियर आपके काराकोरम के अंदर। सियाचिन, बाइफो, इस पर, बालतोरा जो है यह ग्लेशियर कहां पर? काराकोरम। सुना आपने दोस्तों एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम सोनम वांगचुक। वो इसी क्षेत्र में काम करते हैं दोस्तों, और वो काम क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं जो ग्लेशियर है उनको बचाने का काम कर रहे हैं। कौन? सोनम वांगचुक का नाम सुना सो, जिनके ऊपर वो 3 इडियट फिल्म थी ना, फुंसुक वांगडू, वही सोनम वांगचुक है। और वो ग्लेशियर जो है उनको बचाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले वो हड़ताल पर बैठे थे। याद कीजिएगा कि जो लद्दाख उसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष क्षेत्र घोषित करो उसको, तो वो भी हड़ताल पे थे बहुत लंबे टाइम तक ना, सोनम वांगचुक। तो वहां पे ग्लेशियर सियाचिन, बाइफो, इस पर, बालतोरा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों इसी काराकोरम श्रेणी में दोस्तों आपके दर्रे भी हैं। एक का नाम तो काराकोरम है दोस्तों, एक इसके अलावा आपके अकील दर्रा और है, तो लिख दीजिए आप। हाँ, अगर पूछे आपसे भाई ध्रुवीय प्रदेश के अलावा, ध्रुवीय प्रदेश के अलावा, क्षेत्र के अलावा विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वो सियाचिन। लिख लो इस पॉइंट को। अब दोस्तों ध्रुवीय प्रदेश में तो वहां तो वैसे तापमान का, वहां तो ग्लेशियर होंगे। अंटार्कटिका 98% पानी बर्फ ही है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लिखना ध्रुवीय प्रदेश के अलावा, ध्रुवीय प्रदेश के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक है। कौन सा है? सियाचिन, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए दर्रे पूछूं आपसे कौन कौन से? सारी बातें एक जगह लिख लो ना, मैं वो नहीं करूंगा। दर्रे एक जगह लिखवा रहा हूं, ग्लेशियर एक जगह, पर्वत एक जगह, चोटी एक जगह, पहाड़ी एक जगह, झील एक जगह, उससे वो याद नहीं होगा। काराकोरम पर्वत, काराकोरम में क्या है वो सारी बातें एक साथ लिख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में सारी बातें एक साथ लिखी हुई है, ठीक है। तो लिखना सो दर्रे कौन कौन से? तो बड़ा फेमस कौन सा? काराकोरम दर्रा। किसके बीच दोस्तों आपके? तो भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में दर्रा कौन सा आपके? काराकोरम दर्रा, भारत की ओर से लद्दाख, ठीक है।
एक है अगील दर्रा, ये भी लद्दाख में इसी श्रेणी के अंदर है। लद्दाख में यही श्रेणी है जिसमें अगील दर्रा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 2 लिखिए आप लोग लद्दाख श्रेणी, नंबर बी लिखिए लद्दाख श्रेणी। पहली मैंने कौन सी बोली आपसे, पहली बोली मैंने काराकोरम श्रेणी। काराकोरम में माउंट केटू है, सियाचिन, बालोतरा, सियाचिन, बालतोरा, हाइपो, इस पर ये सारे ग्लेशियर वहीं पर दोस्तों आपके। काराकोरम अगील दर्रा वहीं पर है, ये मैंने आपसे कह दिया। ट्रांस हिमालय के अंदर 4 आपके पार्ट थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और आपके कौन सा कैलाश, ठीक है। ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले बना है, क्रेटेशियस काल के अंदर बना हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति आपकी जियोसिंक्लाइन सिद्धांत से होती है। कोवर ने दिया दोस्तों आपके इसमें जो अपसारी आपके कन्वर्जन हुआ प्लेटों का, जो टैटिस सागर का जो अवसाद थे वो ऊपर की ओर उठ गए, उसको बोलते हैं नवीन मलित मोरदार पर्वत, जो कि हिमालय बन गया। ये सारी बातें हिमालय में आपको पढ़ाई, ठीक है। अब लिखिए दोस्तों आप लोग कौन सा, लद्दाख श्रेणी। काराकोरम के बाद लद्दाख, ठीक है। तो जिस प्रकार काराकोरम में माउंट केटू दोस्तों, उसी प्रकार लद्दाख में राकापोशी लिखना, माउंट राकापोशी। माउंट राकापोशी, कभी सवाल पूछे आपसे भाई माउंट राकापोशी ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल किसो, मतलब जिसका स्लोप दोस्तों बहुत ज्यादा हो। एक तो रसगुल्ला ये होता है, ठीक है। तो यहां से लुढ़कना एक तो, ठीक है, और एक साथ ही ऐसे लुढ़कना। तो किसका स्लोप अधिक आपके, अरे कौन शार्प स्लोप की है ये वाली, ये तीव्र नहीं है, मंद स्लोप है, धीमा धीमा स्लोप है। अगर यहां से लुढ़कोगे तो धीरे धीरे यहां पहुंच जाओगे, यहां से लुढ़के तो सीधा नीचे पहुंचोगे, ठीक है। तो यहां नहीं लुढ़कना है, ठीक है। तो ये शार्प स्लोप है। तो वर्ल्ड की सबसे तीव्र ढाल की चोटी कौन सी, माउंट राकापोशी लिखना। विश्व की तीव्रतम ढाल की चोटी, विश्व की तीव्रतम ढाल की चोटी कौन सी है, वो है माउंट राकापोशी। कौन सी, माउंट राकापोशी। वर्ल्ड शार्पेस्ट स्लोप, शार्पेस्ट स्लोप कौन सा है, वो माउंट राकापोशी को है, जो कि लद्दाख की हाईएस्ट चोटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लद्दाख श्रेणी के अंदर से एक आपकी बड़ा महत्वपूर्ण सा पूगा घाटी है, आपने इसका नाम सुना होगा अगर आप ज्योग्राफी ढंग से पढ़े हो। पूगा घाटी लद्दाख श्रेणी के अंदर है, जो कि जियोथर्मल एनर्जी का एक बड़ा केंद्र है, लिखना देखिएगा। पूगा घाटी, पूगा घाटी जो है वो लद्दाख के अंदर है, इसी श्रेणी के अंदर, जो कि भूतापीय, जो कि भूतापीय ऊर्जा का एक प्रमुख केंद्र है, जो कि जियोथर्मल एनर्जी, जो कि जियोथर्मल एनर्जी का एक प्रमुख केंद्र है। नाम क्या है इसका, इसका नाम है पूगा घाटी, जियोथर्मल एनर्जी का प्रमुख केंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपकी खोपड़ी में सवाल आया गुरुजी, ये जियोथर्मल एनर्जी जो है क्या दोस्तों होती है, देखिएगा समझने का प्रयास करना दोस्तों ना। देखो जहां भी दोस्तों आपके हिमालय, जहां भी आपकी चोटियां दोस्तों, बड़ी बड़ी चोटियां होती है आपके, जहां जहां माउंटेन आपके न्यू नए माउंटेन्स जहां हैं, अब तो हिमालय बिल्कुल नया बना हुआ है दोस्तों ना। मतलब दोस्तों इसके नीचे हलचल तो रसगुल्ला आज भी हो रही है दोस्तों। यही कारण दोस्तों आपको अफगानिस्तान, दिल्ली, भारत में भूकंप नजर आते हैं, क्योंकि साथियों नीचे हलचल हो रही है दोस्तों भी। आप देखिए कल रात को दिल्ली के अंदर झटके महसूस हुए, अफगानिस्तान में भूकंप महसूस होता है, ठीक है। पाकिस्तान में, भारत में भूकंप महसूस होता है, वो इसी कारण दोस्तों होता है, ठीक है, उसी कारण दोस्तों होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों आप लोग, कि जब देखिए लास्ट पॉइंट लिखा रहा हूं, ठीक है, इसके बाद कल लिखा देंगे। देखो दोस्तों यहाँ ये ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ पर नीचे हलचल हो रही है दोस्तों, नीचे हो रही है हलचल, ठीक है। अभी नए पर्वत बने, नीचे रसगुल्ला हलचल दोस्तों हो रही है। और मैंने आपसे कहा दोस्तों नीचे हलचल हो रही है, मतलब आपके नीचे तापमान दोस्तों अधिक है, हलचल हो रही है नीचे, और तो नीचे आपके आऊंगा तो तापमान अधिक होगा, ठीक है। अब आप सोचिए दोस्तों, सोचिए अब अगर दोस्तों मैं ऐसे पाइप बना दूं, अगर दोस्तों मैं ऐसे पाइप बना दूं, ठीक है, और यहाँ से दोस्तों मैं आपकी यहाँ से मैं ठंडा पानी डालूं, ठीक है बेटा, यहाँ से मैंने ठंडा पानी डाला, ठीक है, तो यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो इस पानी की बनेगी भाप, क्या बनेगी दोस्तों, भाप बनेगी, ठीक है। और दोस्तों ये भाप जो है, पानी की जो भाप है दोस्तों आपकी, वो पानी की जो भाप जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। ये है पानी की भाप, और यहाँ दोस्तों मैं बना दूं टरबाइन, यहाँ लगा दूं टरबाइन, ठीक है। जैसे रसगुल्ला तो पानी की भाप बाहर आएगी दोस्तों, यह टरबाइन घूमना शुरू करेगा, ठीक है। टरबाइन घूमा और क्या बनी, बिजली बनी। इसे बोलते हैं पृथ्वी के तापमान का उपयोग करते हुए एनर्जी बनाना, यह भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के तापमान का यूज करते हुए एनर्जी बना देना, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। ये आपको ध्यान है, जहां भी दोस्तों नवीन वरित पर्वत होंगे, जहां भी न्यू फोल्डेड माउंटेन होंगे, वहां पर आपको ये सारे क्षेत्र मिलेंगे। भारत में हिमालय और उत्तराखंड में आपको मिलेगा जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स, ठीक है। और तो वही सोर्स कौन सा आपके, वही सोर्स आपका पूगा घाटी है, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से। तो माउंट राकापोशी और पूगा घाटी जो है, ये दोनों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। अब आपको यहीं पर छोड़ देते हैं दोस्तों हम जो आज, बाकी जो हमारा बचा हुआ है वो कल पूरा कर देंगे हम लोग जो है। तो कल हमारा जो भौतिक प्रदेश है कल हम पूरा कर देंगे, ठीक है। कल तारीख है आपकी 30 तारीख है, तो कल पूरा कर देंगे 30 तारीख को। 31 तारीख को मैं आपको मृदा है, ये जो है कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा, और जो भारत का भौतिक भूगोल के जो मैंने जो इससे पहले वाले बैच में पढ़ाया हुआ है, ब्रह्मास्त्र फर्स्ट बैच में, वो सारी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ भी डलवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको सारी चीजें पढ़नी हो, ठीक है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, ये मेरी तरफ से सूचना आपके लिए ना। बाकी भारत का भौतिक प्रदेश मैंने पढ़ा दूंगा आपको कल जो है, और कुछ मृदा के बारे में, कुछ कृषि के बारे में आपको परसों लिखा दूंगा 31 को। बाकी मैंने आपसे ये कहा कि जो हमारा भारत का भौतिक भूगोल पूरा जो मैंने पढ़ाया हुआ है, वो पूरा मैं आपको ब्रह्मास्त्र फर्स्ट वाला जो है ब्रह्मास्त्र में डलवा दूंगा। अगर आपको पढ़ना हो तो पूरा पढ़ लीजिएगा, मैंने वहाँ पूरी शिद्दत से उसको पढ़ाया हुआ है। 2-4 वीडियो और है, वो आपको मिल जाएंगे, उसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो तो फिर कल और परसों 2 दिन और मुलाकात आपसे होने वाली है। आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ आपके सामने। ध्यान रखना अपना, ऑल द बेस्ट आप सभी को, जय हिंद।